औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome all of you in today's orientation session. मेरे बच्चों रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर तुम लोग बस आगे आ जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है? थोड़ी सी ज़रा मुशक्क़त, थोड़ी सी ज़रा मेहनत रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी पेपर दिए, जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स हुए, वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे हुए होंगे और इंशाल्लाह वो पेपर दोबारा देखने की नौबत नहीं आएगी। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा भाई, so after every 6 months we are on the verge of another orientation session. ठीक है। तो सर ये हर 6 महीने बाद इस ओरिएंटेशन सेशन की जरूरत क्यों फील होती है, क्यों महसूस होती है हमें? देखो, जिस तरह दिन में 5 मरतबा अजान होती है ना, नमाज के लिए बुलावा आता है, इंसान को याद दहानी रहे कि वो किस मकसद के लिए आया है और अल्लाह पाक की इबादत उसने करनी है। तो चूंकि हम लोग इंसान हैं, भूल जाते हैं। सीए में एडमिशन तो ले लिया, आ तो गए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी याद दहानी हमें हर 6 महीने में होनी ही चाहिए, जिन पर फोकस, जिन पर जिस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन हर 6 महीने में होना ही चाहिए, सो दैट वी कीप आवरसेल्फ ऑन ट्रैक। हम डी ट्रैक ना हो जाए, हम इधर उधर ना हो जाए। अच्छा भाई, फिर से सब्जेक्ट सिलेक्शन, फिर अगले 6 महीने बाद एग्जाम, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें जो बीइंग अ सीए स्टूडेंट हमें अपने दिमागों में वापस से रिफ्रेश करनी है, वो क्या है? देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो मुझे बताओ, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पीआरसी से अभी ग्रुप ए का पेपर देंगे? ग्रुप ए के पेपर्स जो ऑप्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी ग्रुप ए से बी में ट्रांजिशन है जिनका, वो भी हाथ रेस कर लें। गुड, जबरदस्त। तो जो ग्रुप ए के पेपर्स दे चुके हैं उनको तो बाहर तौर फिर ही किसी न किसी तौर पर अंदाजा रहता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, हमें कितनी एफर्ट करनी है। लेकिन खास तौर पर जो बच्चे पीआरसी से कैफ में आ रहे होते हैं, उनको इस बात का बाहर तौर अंदाजा नहीं होता। ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पर बताना या रिपीट करना चाहूँगा कि देखो, वी हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम डे वन। वी हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम डे वन। हो गए पेपर, खत्म हो गए, कुछ एक आध हफ्ते का आपको गैप भी मिल गया, थोड़ा अपने सुकून का सांस भी ले लिया, थोड़े हंस खेल भी लिए आप, ठीक है। बट नाउ इट्स हार्ड टाइम दैट यू बाउंस बैक ऑन योर स्टडीज। ठीक है। और ऐसा नहीं बेदिली से हल्का फुल्का, सर जब तक रिजल्ट नहीं आता हल्का फुल्का चलाते रहेंगे और फिर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद, नहीं, इसका मतलब तो ये है कि तुम क्या समझ रहे हो कि रिजल्ट में फेल होने के चांसेस हैं क्या? नहीं ना, रिजल्ट में तो पास ही होंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग इंतजार में होते हैं ना कि सर रिजल्ट आ जाए फिर हम मेहनत करेंगे, इसका मतलब उनके दिल के किसी नेहा कोने में ये बात होती है कि हमारा पेपर रुक जाएगा, फिर बनाएंगे स्ट्रेटेजी, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा ना करो। अगर पेपर अच्छा नहीं भी हुआ तो आज अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह पाक पेपर पास करा दे। गुमान अच्छा रखो, बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी नेगेटिव। हो गया ना? जैसा भी हुआ, अगर अच्छा नहीं भी हुआ आप लोगों की हरकतों की वजह से, तो भी अभी अल्लाह पाक से अभी तो दुआ करो कि अल्लाह पाक निकाल दे पेपर। और इस इंटेंशन से मेहनत, अच्छा जिसका बिल्कुल ही बुरा हुआ है वो तो आज से उसी पेपर की तैयारी करना शुरू कर दे। अदरवाइज थिंक अहेड। आज से हम तैयारी शुरू करें, कल से हम तैयारी शुरू करें, जैसे ही क्लासेस शुरू हो हम तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि देखो बेटा, सीए रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क।
अभी चूंकि तुम लोग सिर्फ पेपर्स दे रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये स्टडीज की डिफिकल्टीज तुम्हें नजर आती हैं। सर बैक टू बैक क्लासेस, सुबह से रात तक क्लासेस, सुबह से रात तक पढ़ना, घर पे टाइम नहीं मिल रहा, ये वो सब बातें। लेकिन जैसे ही आप लोग अपनी आर्टिकलशिप के फेज में एंटर हो जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप तो अभी तक जन्नत में रह रहे थे, आपके ऊपर तो कोई मुश्किल थी ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे एज अ फुल टाइम स्टूडेंट। एंड नाउ व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क एज वेल, and now when you are required to work from 9 to 5 as well, and plus cherry on top CA final examinations which are way more difficult than CA intern, तब आपको एहसास होगा कि कितनी बड़े सुकून और कितनी बड़ी आफियत में आप लोग अभी इस वक्त बैठे हुए हैं। मतलब जब भी मैं अपना उस आर्टिकलशिप के दौर को रिकॉल करता हूँ तो मुझे होता है ना गूज बम्स, जुरजुरी सी आ जाती है कि जो वो वक्त गुजरा। आप यकीन कीजिए कि शाम को क्लास लेने के लिए क्लाइंट हमारा होता था आईए चंडीगढ़ रोड पे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर ही ऑडिट में होते थे हम लोग। तो आईए चंडीगढ़ रोड से जब शाम में क्लास सीए फाइनल की क्लास लेने के लिए कैंपस आना है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बस स्टॉप पे पहुंचे। जाहिर सी बात है, बाइक वाइक तो थी नहीं, गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, स्टूडेंट थे। बस स्टॉप पे पहुंचे, M1 G7 आती थी और बस में खड़े खड़े वो उतारती थी। तो 1-1.5 घंटा खड़े खड़े बस में पहले यहाँ पहुंचना। अच्छा क्लास हो गई, अब क्लास के बाद 9 बजे 9:30 बजे फारिग हो गए, उसके बाद जॉब इंचार्ज को फोन कर रहे हैं, वापस आना है क्या? सोचो आप, क्लास लेने के बाद वापस बैक ऑन क्लाइंट, क्योंकि रिपोर्टिंग की डेडलाइंस होती थी, टफ डेडलाइंस। अब वापस से क्लाइंट पर जाना रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, यानी सेल्फ स्टडीज का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी क्लासेस लेने के लिए टाइम निकालना, वीकेंड्स को गनीमत जानना, वीकेंड्स पर पढ़ाई करना। सो इट इज वे मोर डिफिकल्ट। तो अगर आज हमसे ये मुशक्कत बर्दाश्त नहीं हो रही कि 3-4 पेपर की क्लासेस ढंग से ले पाएं और उसको मैनेज कर पाएं, तो मुझे ये बताओ कि जब हम अपनी आर्टिकलशिप में स्टेप इन करेंगे, हाउ वी विल बी एबल टू मैनेज आवर टाइम विद आवर ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, विद आवर सीए फाइनल एग्जामिनेशंस, विद आवर क्लासेस एज वेल। तो आज से हमें अपने टाइम को मैनेज करने की आदत डालनी है। आज से हमें अपने आप को थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाना है। मैं अपने बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ, जो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे फैमिलियर फेसेस मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि सीए में कोई भी बच्चा ये सोचकर नहीं आता कि सीए आसान है। कोई बच्चा ये सोचकर नहीं आता, एक बच्चा भी ये सोचकर नहीं आता कि सीए आसान है। हम सबको पता है सीए मुश्किल है, तो फिर हम इस बात का रोना क्यों रो रहे थे हर वक्त? सर पेपर बहुत मुश्किल आ गया। क्यों? तू आसान समझ के गया था पेपर देने के लिए? अगर तुझे हर चीज आसान चाहिए कि तुझे निवाला बना के खिला दिया जाए और सब पास हो जाए, तो हमने कहा भाई फिर तो इस क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी। अगर हर चीज आसान हो जाए और हर बंदे के लिए आसान हो जाए, जिसने मेहनत करी वो भी पास हो जाए, जिसने नहीं मेहनत करी वो भी पास हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सीए में नहीं होगा ऐसा। यू नीड टू वर्क अ लॉट हार्डर, यू नीड टू स्टडी फ्रॉम डे वन। आज हमने अपने लिए चोर रास्ते ढूंढ लिए, आसानियां ढूंढ ली। सर सुकून से, सर हम घर बैठ के ना बिस्तर पर लेटे लेटे देख तो रहे हैं आपका लेक्चर, आप नजर आ रहे हैं ना हमें, ले लिया हमने लेक्चर ले लिया। लेकिन नहीं, अपने आप को आसानी का आदी ना बनाओ। आज अगर तुमने अपने आप को आसानी का आदी बना लिया ना, तो फिर आगे की हार्ड वर्क तुमसे नहीं झेला जाएगा। ट्राई टू मेक योर सेल्फ रफ एंड टफ। अपने आप को मुशक्कत का आदी बनाओ। आओ क्लास लेने के लिए, कल को क्लाइंट पे भी तो जाना होगा ना, वहां पे भी ऑनलाइन क्लाइंट पे चले जाओगे हैं? वहां तो जाना पड़ेगा ना, कि नहीं जाना पड़ेगा? तो आज तुमको क्लास में आने में क्यों मौत पड़ती है भाई? सुबह उठने में क्यों इतनी सुस्ती आती है? थोड़ी सी एफर्ट कर लो। देखो भाई, अल्लाह पाक इंसाफ करने वाले हैं। अल्लाह पाक देख रहे हैं ना कौन कितनी मेहनत कर रहा है। अब अगर एक बच्चा सुबह उठकर प्रिपरेशन करके टाइम पर उठकर क्लास में आ रहा है, इतनी मेहनत करके, फ्यूल का खर्चा बर्दाश्त करके,
टीचर की सुपरविजन के अंदर पढ़ रहा है। अच्छा, कितने बच्चे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, टैक्स के अंदर अगर मिसाल के तौर पर हम 10 सवाल करते हैं तो 3 मैं करता हूँ, 4 बच्चों से करवाता हूँ, खुद करवाता हूँ। करो मेरे सामने, खुद सॉल्व करो, तुम सॉल्व करो। पेपर में मैंने थोड़ी करना है, तुमने करना है। मैंने 3 करा दी, अब तुम जरा मुझे करके दिखाओ। तो वो पहले करते हैं, फिर मैं करता हूँ। अब मुझे बताओ, एक बच्चा घर में बैठा हुआ है सुकून से, आफियत से, बिस्तर पे लेटे लेटे मेरा लेक्चर देख रहा है, उसको मैं कैसे बोलूंगा तू सवाल को सॉल्व कर? वो तो बोलेगा हाँ हाँ सर मजा आ रहा है, एंटरटेन हो रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है, अच्छा है, सही है, हो जाएगा हो जाएगा। वो कभी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा अपने आप को मुशक्कत का आदी बनाओ, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेकर आओ, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है यू विल बी ऑन ट्रैक। और सीए इंटर के अंदर आपका पेपर नहीं रुकेगा। द लेवल ऑफ गाइडेंस, द लेवल ऑफ डेडिकेशन, माशाल्लाह हमारे यहाँ जितने टीचर्स हैं, हर टीचर इंशाल्लाह ताला आपसे कॉरेस्पॉन्ड करेगा, आपको ब्रीफ करेगा सब्जेक्ट्स के बारे में। सर हसन अभी आपको गाइड करेंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में। यू विल गेट टू नो, जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, दे नो। देखो भाई, टीचर अपनी जात से भरपूर कोशिश करता है जितना वो कर सकता है, जितना हम कर सकते हैं। बस ये नहीं कर सकते कि आपकी जगह पेपर में अटेम्प्ट होके पेपर सॉल्व कर दें, बस ये नहीं करते हम। ये आपने करना है, वरना ये भी कर गुजरते। सो ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस फैसिलिटी। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ, अपने टीचर से ज्यादा फायदा उठाओ। जितना उनसे फैज हासिल कर सकते हो फैज हासिल करो, जितना इल्म हासिल कर सकते हो उनसे इल्म हासिल करो। कोई मसला है, कोई परेशानी है, उनसे डिस्कस करो। डोंट कीप योरसेल्फ इन आइसोलेशन। घरों के अंदर अपने आप को आइसोलेशन में ना रखो। आप यकीन करो, जब से ये ऑनलाइन का मोड आया है ना, रिजल्ट खराब हो गया। एंड दीज आर ऑन ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर टैक्स में रिफ्रेशर का इतना बड़ा बैच बना, क्यों बना? हर दफा तो नहीं बनता रिफ्रेशर का इतना बड़ा बैच। लास्ट अटेम्प्ट में क्यों इतना बड़ा बैच बना? ऑनलाइन की वजह से, ऑनलाइन की वजह से। बच्चे घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ते हैं। अब ऑनलाइन जब पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शंस, घर वालों की आवाजें, घर के काम भी साथ साथ चल रहे हैं। सर एक कान में आपका लेक्चर चल रहा है, एक कान में हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं ना, ताकि दोनों जरा हमें फ्लेवर्स आते रहे, पढ़ाई में दिल लगा रहे। एक स्क्रीन के ऊपर सर का लेक्चर चल रहा है, दूसरी स्क्रीन के ऊपर मैच भी चल रहा है। सर साथ साथ स्कोर भी तो देखते रहे जरा, क्या स्कोर चल रहा है, ये भी तो जरूरी है ना। अच्छा, फिर जो बच्चे पाइल अप कर जाते हैं लेक्चर्स, सर सैटरडे संडे में देखेंगे। अब पूरे हफ्ते के लेक्चर तुम सैटरडे संडे में देखोगे क्या? नहीं हो पाता, डिसिप्लिन नहीं रह पाता। तो मेरे हिसाब से यू नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन। जो बच्चे ऑनलाइन में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, दे हैव डन वंडर्स, इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम। बट इफ यू कैन नॉट मेंटेन डिसिप्लिन, try to figure out for your own self what works for you. Don't see your friend, sir वो तो ऑनलाइन पढ़ रहा है, सारे पेपर पास कर रहा है। अबे भाई तू जैसा नहीं है, तू आ जा क्लास में, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारा डिस्कशन होगा कि आपके जो अगले 6 महीने हैं उसमें आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स बेस्ट सूटेड है। सर हसन इंशाल्लाह ताला आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताएंगे। जिसने जो पेपर दे लिए हैं, जो बाकी हैं, अब वो कौन से उठा सकता है, उसमें आपके जो सवालात हो वो भी आप सर हसन से डिस्कस कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला हर फैकल्टी मेंबर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको गाइड करेगा। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर अगर आपने फर्ज करो कैफ 1 2 3 उठाना है, तो अब वो टीचर आपको बताएगा कि वो किस तरह से लेकर चलेगा उस सब्जेक्ट को, और आपको कितने घंटे दिन में देने हैं, हफ्ते में कितनी क्लासेस होंगी, आपने कितने घंटे देने हैं, हम किस तरह से कोर्स को लेकर चलेंगे, so that everything is crystal clear in your mind। आपको पता हो कि मेरा अगले 6 महीने का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मेरी प्लानिंग क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं इनवाइट करूंगा सर हसन खानानी को कि वो आए और आपको गाइड करें सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड। सर अस्सलाम वालेकुम अवाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग?
खुश हैं, तबीयत में है मज़ा या मिल रही है गुनाहों की सज़ा। चले सर मुनीर ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, सब बातें की। मैं थोड़ी सी सीए के बारे से और बात करूंगा कि इस वक्त क्या वर्थ चल रही है माशाल्लाह सीए की, और थोड़े से सपने दिखाएंगे आपको, ख्वाबात दिखाएंगे, है ना सर। ख्वाबों के बगैर तो आप चल नहीं पाते हैं, और जो इस उम्र में आपके ख्वाब होंगे उनकी तरफ भी आएंगे। तो चलें सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर की जो सीए की मार्केट है, पाकिस्तानी सीए की जो पाकिस्तान से बाहर रिक्वायरमेंट है, वो इतनी अच्छी हो गई है कि डेली की बेसिस पर जो दोस्त हमारे बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो डेली की बेसिस पर भाई सीवियाँ मांग रहे हैं कि क्वालिफाइड बच्चों की सीवीज भेजो। कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं? नहीं, ये कितने सारे ना, देख नहीं जा रही इस तरफ वाली आवाम ने, तो बोला नहीं हमें जाना ही नहीं है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। सही है सर आप भी जाना चाहते हैं? चले सर, तो पाकिस्तान से जो बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए सबसे अच्छा लॉन्चिंग पैड सीए पाकिस्तान है। सीए पाकिस्तान है, और इस वक्त एक मार्केट में नया ट्रेंड शुरू हुआ है। नया ट्रेंड शुरू ये हुआ है, जब आप लोग फर्म्स में जाते हैं, 7 क्लाइंट्स पे लोग जाते हैं, तो फिर वो फैसला कर लेते हैं कि अब ज़िंदगी भी साथ गुजारनी है। और फिर जब ज़िंदगी साथ गुजारने का फैसला होता है, तो सर जैसे ही आर्टिकल्स ख़त्म होती है, मियाँ बीवी दोनों की जॉब भी पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। तो इस वक्त परसों अभी मेरे को जो है एक स्टूडेंट ने मैसेज करके बताया कि सर उनका भी मियाँ बीवी का यही सीन है, और दोनों की माशाल्लाह यूएस में जॉब हो गई है। तो यूएस, यूके, कनाडा, सर कनाडा में भी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आप समझें वहाँ पर भी अभी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की आ रही है। वरना तो सर फर्म्स की वहाँ पर जो डिमांड आ रही है, हम खुद परेशान हैं कि पोस्ट कोविड हुआ क्या है। इस कदर है कि आप यकीन माने एक क्वालिफाइड बच्चे के पास 3 कंट्रीज से ऑफर आई हुई है, और वो हमसे मशवरा करके ये पूछ रहा है। पहले आता था कि सर बताएं जॉब कोई हो तो बताएं, अब वो क्वालिफाइड बच्चा ये मशवरा कर रहा है कि सर बताएं मुझे बस यूएस की भी ऑफर है, यूके की भी ऑफर है, बहरीन की भी ऑफर है, मैं कहाँ जाऊँ। तो ये रियलिटी मैं आपको माशाल्लाह बता रहा हूँ इस वक्त इस प्रोफेशन की चल रही है। ये तो पाकिस्तान से बाहर थी, और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ऐसा है कि बच्चों के पास अब जॉब्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर के इलेक्ट्रिक, अभी मुझे एक बच्चे ने पूछा, उसका सीए पूरा नहीं हुआ, उसकी आर्टिकल्स पूरी हो गई है। के इलेक्ट्रिक जो है उसमें उसको ऑलरेडी ऑफर आ चुकी है। अभी उसकी आर्टिकल्स में आप समझें कि अभी पूरी भी नहीं, बल्कि नवंबर में उसकी आर्टिकल्स खत्म होगी, उसको के इलेक्ट्रिक से जॉब की ऑफर आ चुकी है। तो माशाल्लाह आप देखेंगे सर इस वक्त इकोनॉमी सीए के लिए बहुत अच्छी है, तो आप ब्लेस्ड है कि आप इस फील्ड में हैं। सही है सर। अब आते हैं कि सर सीए में क्या पेपर कॉम्बो होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और बात करूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी सीए की जर्नी मैं कहता हूँ पढ़ाई के लिहाज से बहुत आसान रही। तो मैंने कोशिश यही की कि, और हमेशा नीयत भी यही की कि आखिरी के महीने में पढ़ूंगा, और पढ़ा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर पास हो गया। तो मैं ये सिर्फ दुआएं थी, एक तो दुआओं से सीए बड़ा होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूँ, सर मुनीर ने माशाल्लाह सारी बातें की, बिल्कुल सही हैं, क्लासें पूरी लें, लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा तरीका ये भी लगाएं, पढ़ें भी शुरू से, लेकिन स्मार्ट स्टडी की तरफ जाएं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको अंदाज़ा है कि स्मार्ट स्टडी में क्या कहता हूँ, क्या स्मार्ट स्टडी में थोड़ा सा आपका जिगरा होना चाहिए, सिलेबस पूरा कवर करना है, लेकिन आपका दिमाग हो कि भाई मुझे किस चीज़ के ऊपर क्या फोकस करना है। तो मैं और आखिरी का जो महीना होता है ना, उसको गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी में। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में बात करूँगा, लेकिन यह सीए मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा सीख जाए ना कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, तो इंशाल्लाह सीए मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अब तक माशाल्लाह मेरे पिछले 2 सालों में 3 बच्चों के गोल्ड मेडल हैं। सिर्फ उनमें से एक था जो बहुत पढ़ता था, जो 2 थे ना वो बहुत पढ़ने वाले नहीं थे, नॉर्मल बच्चे थे, लेकिन उनके भी और तीनों का साथ ये हुआ कि तीनों के मुझसे पढ़ने से पहले कभी कोई गोल्ड मेडल वगैरह नहीं आया।
तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तेरा कैसे आ गया, मुझे तो नहीं लगता था कि तेरा गोल्ड मेडल आएगा। तो बोला सर लगता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने आखिरी महीने में वो पेपर पैटर्न, वो स्ट्रेटजी फॉलो की जो आपने कही, तो उससे मुझे एक बूस्ट मिला। तो सर ये सब अल्लाह का करम एहसान होता है कि बाज़ मरतबा एज अ टीचर हम कोई बात कहते हैं और बच्चे के लिए वो बात सही हो जाती है। तो अब आते हैं सर, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ PRC दिया है अभी, और उसके बाद अब ग्रुप ए के पेपर्स उठाएंगे, लॉ वगैरह का कोई फास्ट, कितने बच्चे जिन्होंने लॉ फास्ट ट्रैक में दे दिया है कोई? सही है। चलें सर, अब आगे आते हैं सर। ये अटेम्प्ट मैं कहता हूँ थोड़ी सी सुकून वाली अटेम्प्ट होती है एज ए स्टूडेंट आपके लिए भी, एज ए टीचर हमारे लिए भी, क्योंकि सर जो हमारे पास सितंबर अटेम्प्ट बनती है उसमें रमज़ान आ जाता है, ईद कुर्बा जिसको आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट माशाल्लाह करते हैं वो आ जाती है, मुहर्रम का महीना आ जाता है। तो सर उस अटेम्प्ट में टाइम कम होता है, इस अटेम्प्ट में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मेरी एडवाइस बच्चों को यूजुअली ये होती है कि अगर कर सकते हो हिम्मत तो ज़्यादा पेपर उठा लो। कुछ बातें उससे पहले मैं और क्लियर करूँगा। एक बच्चे का, कुछ बच्चों के सवाल आते थे सर कि अभी भी 3 पेपर उठाना ज़रूरी है। नहीं, ICAP ने ये वाली चीज़ जो है पिछली दफ़ा बता दिया था कि वो जो 3 पेपर वाली चीज़ है वो और फाइनल लेवल पे थी एप्लीकेबल, लेकिन फाइनल लेवल पे भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चों के सवालात हैं कि सर कि क्या पुराने बच्चों पे ग्रुप ए और बी वाली रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है? यस, इस अटेम्प्ट से वो एप्लीकेबल हो चुकी है कि अगर आपके ग्रुप ए के 2 पेपर पास हैं तभी आप ग्रुप बी के पेपर्स दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कोई बात सर मुनीर ने भी कही थी, एक हदीस का मफ़हूम भी है कि अल्लाह ताला बंदे को कहता है कि तुम मुझसे जैसा गुमान रखोगे ना वैसा ही होगा। अब बच्चे के अंदर एक डर वाली चीज़ आ गई है कि यार जब तक मेरे पेपर नहीं निकलते ना तो मैं सीरियस नहीं होऊंगा, इस चीज़ को निकाल दो। यकीन मानो ICAP है, ICAP में कुछ नहीं पता होता। मैंने पूरा CA किया, बाज़ मरतबा मुझे पूरा यकीन था कि यार इस पेपर में शायद फेल हो जाऊंगा और पास हो गया। तो सर मेहनत करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में है। बाज़ मरतबा आपको लगता है कि यार मैंने पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उस अटेम्प्ट में इतने बुरे सबके पेपर हुए होते हैं तो आपकी कॉपी जब एग्जामिनर के हाथ में जाती है उसको आंखों में काना नजर आ जाता है। वो बोलता है इस चक्कर में इसको, तो भाई हिम्मत रखा करो, अल्लाह से गुमान अच्छा रखो इंशाल्लाह, और पढ़ाई शुरू से शुरू कर दो। देखो कैप जो है ना, जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी इंशाल्लाह फॉर्म्स में जाओगे। इस वक्त एक और बड़ी गुड न्यूज़ भी है जो कि मैं आपको और मोटिवेट करूँ। स्पेसिफिकली ये न्यूज़ मतलब कराची की आवाम के लिए तो ख़ास तौर पे, बाकी जो आउटसाइड कराची बच्चे में, कराची में सर मैंने माशाल्लाह पिछली बैच में जो देखा है कि सर वो बच्चे जिनका FTS पिछली दफ़ा तक 25 या उसके बाद तक का था, उसमें से सर 95% बच्चे बिग 6 फर्म में जा चुके। आप समझें बिग 6 फर्म मतलब KPMG ने पूरा 6 महीने हायरिंग की, अभी फिर से हायरिंग सबसे पहले खोल दी है। KPMG इतने बच्चे उठा रहा है। जो बिग 4 का था ना, बीच में एक पीरियड आ गया था कि अच्छे बच्चे को नहीं मिल रहा, सर KPMG हायरिंग कर रहा है। और अब बिग 4 से ज़्यादा चीज़ होगी बिग 6। BDO GT बड़ी तेज़ी से आगे आए हैं, ये भी दो फर्म्स हैं। और सर ये इतना बच्चा BDO उठा रहा है, GT उठा रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ पिछली दफ़ा अगर कराची में 1000 बच्चे की इंडक्शन हुई है ना, तो आप समझो उसमें से 900 साढ़े 900 बच्चा बिग 6 फर्म में खपाए। सही है सर, इतनी जो है हायरिंग हो रही है बिग 6 फर्म्स। KPMG के पार्टनर्स मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि यार कोई अच्छा बच्चा हो जिसका कैप वगैरह हो, उसकी CV भेजो, हम उसको इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर हालात अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टूडेंट अच्छे हो गए हैं आपके लिए, और जब क्वालिफाई करेंगे तो भी अच्छे। चलें सर, अब आते हैं गुमान अच्छा रखना है, तैयारी करनी है, और हमेशा कोशिश ये करनी है कि पेपर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल हो। सबसे पहले एक काम करते हैं, पेपर के साथ उसका दिन रख लेते हैं। चल हम डे वाइज चलते हैं। हमने कहा मंडे, जो एग्जाम वीक का मंडे होगा उसमें सबसे पहले FAR 2। ट्यूसडे को किन बच्चों ने पेपर दिया है अभी? बिजनेस लॉ, वेडनेसडे MFA, थर्सडे कॉस्टिंग,
फ्राइडे कंपनी लॉ, सैटरडे टैक्स, फिर मंडे ऑडिट और ट्यूसडे FAR 1। चले सर, ये बेसिकली आपका स्केड्यूल मैंने लिख दिया। इस मंडे से पेपर शुरू खत्म होंगे और अगले हफ्ते के ट्यूसडे को खत्म होंगे। अब जिन बच्चों ने 3 पेपर देने हैं, देखें सर 3 पेपर जिन बच्चों ने देने हैं उनको मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वो अगर वो 3 पेपर की तरफ जाएं तो सर कॉस्टिंग, टैक्स और FAR 1 जो ग्रुप ए करके अभी PRC कर गए हैं बेसिकली ग्रुप ए में, कॉस्टिंग, टैक्स और FAR 1, 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, और सबसे बेहतर कॉम्बो होता है ये। जिन बच्चों ने 3 और जिनको लगता है कि नहीं सर मैं PRC वाला हूं लेकिन मैं 4 पेपर दे सकता हूं, सर 4 पेपर भी दिए जा सकते हैं, कोई मतलब ऐसे मसले की बात नहीं है। और अच्छी बात ये है ICAP ने ग्रुपिंग करते हुए, टाइम टेबल लगते हुए ख्याल रखा है ट्यूसडे को शुरू होगा, फिर 1 दिन का गैप है, फिर जो है कॉस्टिंग है, फिर टैक्स और फिर FAR 1। तो ये गैप के साथ में आप 4 पेपर भी दे सकते हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये होता है कि सर मेरा जो है ना मैथ्स अच्छा नहीं है या मुझे कैलकुलेशन से डर लगता है, फिर मैं कहता हूं कि वो 3 वाला कॉम्बो बिजनेस लॉ, टैक्स और FAR 1 भी उठा सकता है अगर उसको थ्योरी शुरू में पढ़नी है। सही है सर। बट आप ये 3 या 4 में देखें, 3 में आपके पास जो कॉम्बो 1 है, जिन बच्चों को मैं भी फिलहाल ग्रुप 1 वालों से हूं, उसमें कॉम्बो 1 के अंदर तो है आपके पास FAR 1 जिसको आप कैप 1 कहते हैं, टैक्स और कॉस्टिंग। जिनकी प्रैक्टिकल साइड स्ट्रांग है, नॉर्मल बच्चे को इनमें आसानी हो जाती है। सही है सर। और प्रैक्टिकल पेपर मेरे हिसाब से निस्बतन निकालना भी थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू थ्योरी। वरना दूसरा का सर देखिए FAR 1 और टैक्स तो आपको पहली अटेम्प्ट में उठाने ही उठाने। सही है सर, क्योंकि आप FAR 1 को पहली अटेम्प्ट में टारगेट नहीं करेंगे तो आप FAR 2 अगली अटेम्प्ट में नहीं जा सकेंगे। सही है सर। और टैक्स भी उसके साथ किया, और टैक्स सर मुनीर माशाल्लाह हमारे चैंपियन उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे हिसाब से टैक्स का पेपर पूरे CA में सबसे ज़्यादा पास करने के लिहाज से आसान पेपर ये है। फिर सर तीसरा आपके पास इसमें आ गया बिजनेस लॉ, और ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा चीते हैं, वो FAR 1, टैक्स, कॉस्टिंग और बिजनेस। सर क्या 2 पेपर मैं नहीं दे सकता? मेरा तो दिल चाहता है मैं 2 ही दूं। मेरी एडवाइस है मेरा बच्चा नहीं, तो देखो 3 पढ़ो, 2 क्योंकि इंशाल्लाह गैप भी है, निकल जाए। और सर देखें ना, जितनी जल्दी पेपर पास करोगे तुम्हारी जिंदगी में होने वाले इवेंट वो जल्दी होते जाएंगे। सही है, सही है। 6 महीने पहले होते जाएंगे। सही है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई अपनी जिंदगी का टाइम बर्बाद मत करो। सही है। बड़ा अच्छा लगता है सर काशिफ आ गए हमारे कॉस्टिंग के जो लेजेंड, तालियां हो जाए सर काशिफ के लिए। तो सर तो भाई टाइम अपना बचाओ। ये उन बच्चों के लिए कॉम्बो हैं 3 जो के अब तो सर अब एक वो बच्चा जिसने सर ये वाला कॉम्बो पिछली अटेम्प्ट में दे दिया है, ये वाला कॉम्बो जिसने पिछली अटेम्प्ट में दे दिया है 3 वाला, अब वो 5 तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सर 5 पेपर देने के लिए आपको चीता होना काफी नहीं है, आपको अल्ट्रा लेजेंड होना पड़ेगा, जो कि हम में से बहुत सारे। और सर 5 पेपर देखें, बच्चा अभी ना जज्बात में, अभी एक स्टूडेंट है मेरा और बड़ा चहीता स्टूडेंट है। सही है। अच्छा वो है भी थोड़ा सा पुराना, और जब उसको ये बात पता चली ना कि ICAP ने पाबंदी लगा दी कि ग्रुप ए जब तक 2 पास नहीं होते अब ग्रुप बी के आप उसके नहीं दे सकते, जब वो ICAP पहुंच गया और उसने ICAP में जाके भाई हंगामा किया कि ये क्या तरीका है, ये वो। तो ICAP ने कहा हमने आप जैसे बच्चों के लिए ये पाबंदी लगाई है। ICAP ने कहा तुम पिछले 5 सालों से 6 पेपर दे रहे हो मतलब 5 पेपर दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा पेपर एक भी पास नहीं हो रहा है। तो बोला हमने लगाई इसीलिए कि अब तुम इंसान बन के 2 पेपर दो।
सही है 3 पेपर दो, क्योंकि सर कभी कभी ना इस वक्त आपके जज्बात बहुत होते हैं, नहीं होता कि अगली अटेम्प्ट के पहले दिन से आग लगा दूंगा, वो आग आखिरी दिन भी नहीं लगती है। सही है, तो मसला ये है कि ये बातें कहने सुनने को तो अच्छी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल तो 5 वाला मैं कॉम्बो हमेशा इसलिए मना करता हूं सर। हालांकि पिछली से पिछली अटेम्प्ट में मेरा स्टूडेंट था विवियन जॉन सर, उसने माशाल्लाह 5 पेपर, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल सीरियस, तुम लोगों की तरह मोबाइल पे नहीं लगा होता, तुम लोगों की तरह किसी को फजर में नहीं जगाता। सही है, तुम लोगों की तरह वो नेटफ्लिक्स वगैरह और चीजें नहीं देखता सर। वो बच्चा सही मानों में पढ़ता था, तो उसने 2 अटेम्प्ट में माशाल्लाह कैफ, वो भी कब सर, मतलब जब था 2 अटेम्प्ट में उसने कैफ निकाल दिया। सही है सर, तो उसने 3 और 5 खत्म, टाटा बाय बाय, अब माशाल्लाह फर्ग्यूसन में। तो सर वो बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चा, मैं खुद भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि मैं शायद कभी 4 से ज़्यादा पेपर दे सकता, तो अपने आप को जरा सा नॉर्मल रखें। चलिए सर, अब अगर आपने ये कॉम्बो दे दिया है, कितने लोगों जिन्होंने इस दफ़ा ये कॉम्बो दिया है? सही है सर, अगर आप लोगों ने ये कॉम्बो दिया है, और कितने लोग हैं जिन्होंने ये कॉम्बो दे दिया और उनका लॉबी पास है कोई ऐसा जिसने लॉबी माशाल्लाह पास कर लिया है? ठीक है, अब सर उनके लिए अगली उसमें ग्रुप बी की तरफ जब मैं आऊंगा, ये हमने बात की मेजरली ग्रुप है। अब अगर मैं ग्रुप बी पे आऊंगा, तो ग्रुप बी में हमारे पास 2 तरह की अवाम है। एक वो अवाम है जिसने ये कॉम्बो या ये कॉम्बो कोई ऐसा दिया हुआ है, अब आएंगे पहले इसके ये कॉम्बो दिया हुआ है और उसका लॉबी पास है, तो भाई उसको तो मैं कहूँगा मौका अच्छा है, तुम जो है चारों उठाओ। सही है, और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। वो कौन से बच्चे हैं? FAR2, MFA, कंपनी लॉ, ऑडिट। सही है सर, ये आप कॉम्बो 4 वाला, मेरी एडवाइस ये कि सर इस अटेम्प्ट में नहीं उठा सकते तो फिर कब उठाओगे? हाँ, थोड़ा सा ऑडिट कंपनी लॉ थ्योरी है, बट रिलेटिवली कंपनी लॉ मैं समझता हूँ कि सर कंपनी लॉ की थ्योरी बुरहान भाई थोड़ी सी ऑडिट के मुकाबले में कम है ना, कम है, तो ये मैनेजेबल है। ये 2 प्रैक्टिकल है, तो इंशाल्लाह इसमें थोड़ी सी थ्योरी है सही आती, लेकिन वो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर मैं 3 पे ही जाऊँगा, तो फिर मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप गैप्स वगैरह सबको देखते हुए जाएंगे, तो आप FAR2 MFA ऑडिट भी उठा सकते हैं, FAR2 MFA लॉ भी, क्योंकि इन तीनों में जाएंगे 1-1 दिन का गैप है और इसमें ऑडिट है, तो ऑडिट के अंदर आपको तकरीबन 4 दिन का गैप मिल जाएगा, तो उसकी रिवीजन के लिए आसानी। लेकिन सर चलें, अब अगर आपके पास 3 पेपर ही है, तब मैं कहूँगा कॉम्बो 2 में, अब इसको तोड़ भी देते हैं आपके पास। FAR आपका मैं अज्यूम कर रहा हूँ बिजनेस लॉ अगर किसी बच्चे का रहता है, उसने नहीं दिया अभी, FAR2 उसके साथ बिजनेस लॉ, और तीसरा पेपर मेरी एडवाइस शायद यहाँ पर ये हो ऑडिट है। रीजन बीइंग मैं आपको बताता हूँ सर, FAR2 तो आपका पहला पेपर होगा, सही है, मंडे को वो आप देंगे। बिजनेस लॉ ग्रुप ए का आपका रहता है, पहले उसको निकाल लें, बिजनेस लॉ आप दें ट्यूसडे को। सही है सर, और फिर ऑडिट के लिए, क्योंकि फिर अगर आप तीसरा में यहाँ पे MFA डालूंगा ना, तो आपके 3 दिन में 3 पेपर हो जाएंगे। सही है सर, तो वो बड़ा देखें, FAR2 पहला पेपर आप मंडे को देंगे ना, चलो उसकी तैयारी के लिए बिजनेस लॉ, लेकिन उसके बाद आपके पास MFA के लिए बहुत मुश्किल टाइम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं मैनेज कर सकता हूँ तो दे दें, और मैंने इस अटेम्प्ट में देखा है बच्चों को कि सर आखिरी दिन जो है ना, मतलब तीसरा जो पेपर था उसमें थके हुए थे, बोले सर नहीं हो रही पढ़ाई, तो इसलिए फिर ऑडिट के लिए आपके पास ट्यूसडे को ये बिजनेस लॉ का पेपर आप दे देंगे, तो आपके पास ऑडिट के लिए पीर तक का टाइम है। तो अब पीर को जब आपका ऑडिट होगा तो आपके पास ठीक ठाक टाइम हो जाएगा इसके रिवीजन के लिए। सही है सर, ये करें, या तो फिर एक है कॉम्बो थोड़ा सा जो मैं कहता हूं कि है, लेकिन आपको ये भी चाहिए तो FAR2 दे दें अभी, और उसके बाद आप इस दफ़ा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं थ्योरी से थक गया हूँ, या थ्योरी मुझे बिजनेस लॉ नहीं पढ़ना, या मुझे FAR2 के फ़ौरन बाद अगले दिन में बिजनेस लॉ नहीं दे सकूँगा, सही है, तो देखिए रिस्ट्रिक्शन है कि ग्रुप ए के 4 पेपर में से 2 पास कर लो, ग्रुप बी खुल जाएगा। तो आप बोले बिजनेस लॉ वगैरह में बाद में दे सकता हूँ, और बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का कोई ऐसा ताल्लुक वालुक नहीं है, तो आप चाहें तो इसके साथ कंपनी लॉ दे सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ ऑडिट भी, जहाँ अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस लॉ में FAR2 नहीं। सर
FAR2 को यहाँ पर मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, कर सकते हो, बट मेरी एडवाइस है कि FAR1 देने की अगली अटेम्प्ट में ही FAR2 दे। वजह क्या है सर? FAR2 के अंदर FAR1 के भी टॉपिक्स एग्जामिनेबल हैं। सही है, ICAP ने कहा है कि वो FAR1 के टॉपिक भी पूछेगा, तो जब उसमें 1 साल का गैप आ जाएगा ना, हम क्लास में कवर तो कराते हैं, लेकिन सर जब वो आपको ज़्यादा फ्रेश तब होंगे जब एक आपने अगले ही अटेम्प्ट में दिया होगा। तो इसलिए ये एडवाइस है कॉम्बो के हवाले से, जो हमारी जर्नल एडवाइस है। हाँ, अगर किसी के 2-3 पेपर बाकी हैं या कोई उसने कोई पीछे पकौड़ा बना दिया है, सही है, बहुत सारे चीते ऐसे भी होंगे जिन्होंने पीछे 2 ही पेपर दिए हुए हैं। FAR1 सपोज करें टैक्स, अब वो पूछ रहे हैं सर क्या करें, है ना। अब उनके लिए फिर होगा कि यार आप इंडिविजुअली आके डिस्कस कर लें, या आप देख लें कॉस्टिंग उठा लें, कॉस्टिंग के साथ आप बीलो उठा लें, तीसरा कोई एक पेपर और आप 2 उठा लें, इसी तरीके से। लेकिन वो इंडिविजुअल चीज़ें आप हमसे सेशन के बाद आके पूछ सकते हैं। वो ये मैंने आपको एक जर्नल गाइडलाइंस दी। अब मैं क्विकली आऊँगा पेपर्स की तरफ, किस तरीके से क्या क्या हमारी अप्रोच होती है, हम क्या करते हैं। हमारे टीचर्स डिफरेंट हैं, उनको भी मैं दावत देता जाऊँगा। और बोला चले सर, सबसे पहले बात करते हैं FAR1 की। FAR1 में हमारे पास एक बड़ी जानी मानी हस्ती है, जिनको मैं प्यार से कहता हूँ गुफ्तार का गाजी, उमर काजी। सर उमर काजी से PRC में भी आपने पढ़ा हुआ, तो सर उमर काजी के लिए बहुत सारी तालियां। सर आप आए और इस आवाम को बताएं, सर उमर काजी माशाल्लाह बच्चों के बड़े फेवरेट टीचर हैं, और FAR1 के केनेस में माशाल्लाह करता धरता है, और काफ़ी जो है डिटेल में जाके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। कभी कभी इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे मुझसे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं सर काजी को बोले थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करें। कभी कभी माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्लास में जो डेडिकेशन होती है। और बाकी जो है जिस तरीके से टॉपिक को कोशिश करते हैं कि आपको घोल के पिला दें, तो वो सब चीज़ें हैं। तो सर उमर काजी थोड़ा सा गाइड करेंगे क्या उनकी अप्रोच होती है। उनसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, FAR1 में तकरीबन हमारा 50% का हम कोर्स पढ़ाते हैं। हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं, और जो है यूजुअली IS वाला पोर्शन मेरा है, नॉन IS सर के पास है, लेकिन सर के पास भी कुछ जो है IS है। मैं बगैर IS विदाउट IS एक ही टॉपिक कराता हूँ, वो होता है रेशोस। तो सर माशाल्लाह जो है टेक्निकल टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। IS 16 वगैरह में इनकी आप लोगों ने, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है PRC में, तो उन्होंने देखा होगा सर की माशाल्लाह जो ग्रिप है और जो नॉलेज है। तो उस तरीके से हम जाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम क्लास में ही आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें करा दें, क्योंकि मैं हमेशा एज अ टीचर ये समझ के अज्यूम करता हूँ कि आप सब मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो घर पे कुछ भी नहीं करेंगे। घर पे सिर्फ आप एक काम करेंगे, वो है पार्टी। सही है। तो जब आपने पढ़ना क्लास में, तो हम कोशिश करके चीज़ें कवर भी क्लास में कराते हैं। फिर जिन बच्चों ने पिछली दफ़ा उनको पढ़ा हुआ है उनको अंदाज़ा है माशाल्लाह। क्विज़ वीक होता है, हमारी पासिंग क्लास होती है एंड में, इसी तरीके से हमारा मॉक होता है। तो वो तमाम चीज़ें माशाल्लाह होती हैं। बाकी सर काजी जो है गाइड करेंगे, क्योंकि सर काजी का PRC वालों से भी ताल्लुक़ है। सर ओवर टू यू। उम्मीद है कि यार जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले टाइम में पेपर्स पढ़े होंगे तो अच्छे ही अल्फाजों में देख भी रहे होंगे, लिखते तो हैं, देख भी रहे होंगे और अच्छे जज्बात भी होंगे। और रहा सवाल इस बात का ये कि जिस तरह से मैंने तैयारी करवाई थी, PRC वाले स्टूडेंट भी जानते हैं, और हो सकता है वो इसी अल्फाजों में जानते हो कि यार ये नज़र आ गया बंदा, ये सिवाय प्रैक्टिस के हमसे कोई एक्स्ट्रा बात करता नहीं है। एक्स्ट्रा बातें बेशक हो रही होती हैं क्लास में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश होती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अदरवाइज हम इस न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अब मुझसे पढ़ने का आपको एक फ़ायदा डेफिनेटली ये होगा कि आपने अपने एंड पे सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, जितना काम हम क्लास में कराते हैं सिर्फ आपने वो काम करना है। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको आइडिया होगा
कि जितने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस हम लोग क्लास में करते हैं, आपको घर जाके या कहीं अलग से वर्कशॉप अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जितने पास्ट पेपर्स होंगे वो टोटल हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली पास्ट पेपर्स हम लोग नहीं करा रहे होते, पास्ट पेपर्स तक पहुंचने के लिए जो मेरे अपने ज़ाती बनाए हुए सवालात होते हैं, जिन लोगों ने मुझसे पीआरसी में पढ़ा है और जिन लोगों ने मुझसे कैफ में पढ़ चुके हैं, वो जानते होंगे कि अगर पास्ट पेपर्स यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इसके दरमियान के जो फासला है हम किस तरह से पूरा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सवाल करा है, एक क्लास कंडक्ट की हमने और फौरन पास्ट पेपर्स पे ले आए। पास्ट पेपर्स तक लाने का पूरा एक प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। स्पेशली मैं तो फॉलो करता हूँ, साथ में और भी हमारे साथ दूसरे प्लेयर्स हैं, वो भी इसी तरतीब पे कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, लेकिन हर टीचर का अपना अपना मिजाज होता है। हम भी पास्ट पेपर्स कराते हैं, दूसरे लोग भी पास्ट पेपर कराते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। ठीक बात समझ आ रही है? तो हर शख्स पढ़ाने वाला आपका बेहतरीन उस्ताद है। उस्तादों की इज्जत करना हम पे फर्ज है, क्योंकि हमें घर से तालीम तरबियत मिली है कि हाँ भाई जो भी हमारा उस्ताद है उसकी इज्जत करें। अब मुझसे पढ़ने का फ़ायदा सिर्फ आपको एक ये होगा एडिशनली कि यार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इतनी ज़बरदस्त किस्म की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते कि फिर जब आप पास्ट पेपर के सवाल करते हैं तो आपको खुद एक इंटरेस्ट उस टॉपिक के अंदर डेवलप हो ही जाता है। बाकी कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो पेपर के हवाले से, तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। कोई ऐसा सवाल आपके माइंड में हो, जिन लोगों ने पेपर दिया उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए भी हैं FAR 1 का, तो आपकी क्या कुछ सवालात हैं या ऐसी क्या चीज़ हम लोग करें कि मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट कराई जा सके। जी बेटा, कोई सवाल है आपके माइंड में? ज़्यादा लंबी चौड़ी हम बात नहीं करेंगे, बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं वही माशाल्लाह से काफ़ी हैं लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं किस तरतीब पे लेके चलूँगा। जी कोई सवाल? सर आसान कोई सवाल है? सच नहीं है का बच्चे पूछ रहे हैं तो टाइमिंग का बता दें कि इंशाल्लाह हम जो है सैटरडे को जो पहली क्लास है उसमें फिक्स टाइम टेबल होगा अनाउंस। अच्छा, सर ने कहा है कि 4 क्लासेस का आपसे जिक्र किया है और 4 क्लासेस की बात की तो है सर आसान ने, लेकिन आपको शायद मेरे चेहरे से कुछ नज़र आ रहा होगा कि 4 क्लासेस से मेरी दाढ़ गीली नहीं होगी। मुझे कम से कम ओवरऑल, खाली मुझे नहीं, मेरी और सर आसान को मिला के 5 क्लासेस आई हैं। रीज़न पता है क्या है? जो हम यहाँ पे खड़े होकर डे 1 पे इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो पास पेपर है हमारी जिम्मेदारी, इसके अलावा जो बुक के क्वेश्चन है वो हमारी जिम्मेदारी, अपने बनाए हुए क्वेश्चन वो हमारी जिम्मेदारी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब इतना सारा कंटेंट डे 1 पे यहाँ पे खड़े होकर आपसे वादा किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमने भी एंड में आपको अच्छे नोट पे खुदाफिज करना, और हम भी ये चाहते हैं कि जब आपसे हमारी मुलाकात हो तो आप भी बोलेंगे हाँ सर आपने अपना काम पूरा किया था और हमने अपने एंड पे भी पूरी मेहनत की, बाकी अल्लाह मालिक है, क्योंकि रिवॉर्ड देने वाली ज़ात अल्लाह की है। सब अपने एंड पे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन एक शिकवा जो है मेरा थ्रू आउट रहा है स्टूडेंट से कि अगर वो डेली बेसिस पे अपना क्लास का काम कर ले, एक तो होता है हम क्लास से पढ़ा रहे हैं, वो इतना पेंडिंग में ले जाते हैं इश्यूज को, इतना पेंडिंग में ले जाते हैं कि बाय दी एंड कई घंटों के लेक्चर्स होते हैं और वो ये कहते हैं कि सर हम 1 महीना बैठ के वो जितनी भी पेंडिंग है वो लेक्चर्स निपटा देंगे। तो उसका काम पेंडिंग वाला कभी भी नहीं निपटता और आखिरी दिनों में वो ऐसे ऐसे अजीब व गरीब सवालात कर रहे होते हैं कि हम जवाब तो दे देते हैं लेकिन फिर भी दिल हमारा मुतमईन नहीं होता कि यार ये आखिरी लम्हों में ऐसे सवाल कर रहा है, ये इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता है। तो एक शिकवा जो थ्रू आउट मुझे रहा है और बाकी टीचर्स को भी रहा है, डेफिनेटली किसी ना किसी ने, सर मुनीर ने, सर हसान ने जिक्र किया होगा, अगर आप रोज का काम रोज नहीं करते तो एक दिन छोड़ के कर लें, चले एक दिन नहीं 2 दिन छोड़ के कर लें, लेकिन उसी वीक आपने अपने उस वीक के काम को क्या करना है, निपटा लेना है। तो फिर हम भी अच्छे लगेंगे और बाकी सारे टीचर्स भी अच्छे लगेंगे। बाकी ये कि कोई और ऐसी चीज़ हसान भाई? ये सब चीज़ें थी और जो है आपने सब बड़े अच्छे से बता दिया इंशाल्लाह, और चीज़ों को जो है बच्चे बस यही पहले क्लास का पूछ रहे हैं। अच्छा 5 क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैं सर मुनीर सब सरेआम सर मुनीर से भी गुजारिश मेरी होगी, सर काशिफ से भी, सर तला से, सर हसान से कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें और मुझे क्लासेस जो है ना वो जाहिर सी बात है हम लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं और एज ए टीम जब हम काम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ जगहों पे मैंने कहीं ना कहीं क्लासेस की मैनेजमेंट करनी होती है, कहीं सर हसान है, क्योंकि हर शख्स लगा हुआ है कि यार
ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मिल जाएं ताकि स्टूडेंट को अपने एंड पे इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। हम यहीं पे उसको इतनी तैयारी करा दें कि वो सिर्फ जितना काम कराया हुआ है इंस्टीट्यूट में, क्लास में, उसी काम को जाके वो अच्छे से संभाल ले तो उसका पेपर सेफ सिक्योर हो जाता है। तो क्लासेस की जो है मेरी इन लोगों से भी बड़ी गुजारिश है, होपफुली मैंने मैसेज किया था, आपको याद होगा, सर मुनीर को भी। तो क्लासेस जो है 5 क्लासेस लेने की मेरी ख्वाहिश है, जिसमें सर हसान की 2 क्लासेस और मुझे 3 क्लासेस चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो पोर्शन है जिसमें IAS 16 आता है और चेंजेस इन इक्विटी आता है, कैश फ्लो आता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, ये 4 टॉपिक हो गए सर। और सर उसके अलावा IAS 8 वाली चीज़, मतलब चेंज इन इक्विटी अलॉन्ग विद IAS 8, एक ये हो गया, IAS 16 हुआ, कैश फ्लो हुआ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये समझें बहुत भारी पोर्शन है, यानी कि ये वो पोर्शन नहीं है कि आपने 1 से 2 क्लासेस ली, चले जी सेटल डाउन हो गया। इन पोर्शन को कवर अप करने के लिए ठीक ठाक टाइम चाहिए, यानी कि हर टॉपिक की घट में घट कितनी क्लासेस थी एक टॉपिक की? कुछ नहीं, कुछ 10 से 12 क्लासेस एक टॉपिक की। मतलब मैंने हल्का हाथ रखा था, कम से कम इनकी 10 से 12 क्लासेस एक टॉपिक की। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 12 4 48 के या 50 के करीब मुझे कितने चाहिए क्लासेस चाहिए। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह क्लास में आपसे मुलाकात होगी और सर हसान कंटिन्यू करते हैं। चले सर, कुमार काजी ने जो है बड़ी अच्छी बातें की। और देखें अभी जो ये टाइम होता है ना, इसमें आप लोग थोड़ा सा पार्टी के मूड में होते हैं, क्लासेस भी सीरियसली नहीं ले रहे होते। देखें पार्टी करना हलाल पार्टी करना आपका हक है, लेकिन सर इसमें चीज़ों को देखें, क्लासेस सही से ले लेना और आखिरी के टाइम में सही से पढ़ लें तो इंशाल्लाह पेपर बड़े आराम से देखा। इस टाइम को आपने प्रॉपरली जो है यूटिलाइज करना है। वो एक शेर याद आ गया, अगर इस वक्त अपने टाइम को करोगे सही से खर्च, अगर इस वक्त अपने टाइम को करोगे सही से खर्च, फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में लोग तुम्हें गूगल पे करेंगे सर्च। सही है सर, तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्विकली मैं सर मुनीर को फिर लंबे टाइम के लिए माइक देना चाह रहा हूँ, क्विकली मैं बात कर लूँगा FAR2 की। FAR2 जो बच्चे देंगे तो इंशाल्लाह FAR2 मेरे साथ ही देंगे, 100% कवरेज उसमें। FAR2 की मेरे पास होती है, तो FAR2 अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जो बच्चे चाहते हैं, जिस तरीके से FAR1 की भी मैं बुक से ही कवरेज कराता हूँ, मेरी एक बुक है, FAR2 की भी मैं अपनी बुक से ही कवरेज करा रहा होता हूँ। तो जो किताब है, बुक है, वो इंशाल्लाह मोर देन इनफ आपके लिए होगी। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि FAR2 का अगर मेरा फीडबैक लेना हो तो मैं कुछ मुझसे ज़्यादा सुनने से अच्छा है कि आप मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली अटेम्प्ट में मुझसे पढ़ा हुआ है उनसे पूछें, तो इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे। क्लासों में मेरी फोकस इसी चीज़ पे होता है, स्मार्ट स्टडी पे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि यार CA, मेरा मानना अपना पर्टिकुलरली मानना ये है कि CA को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शायद मुश्किल पोर्ट्रे अपने ज़िंदगी में कर लिया है, बना लिया है। CA बड़े आराम से मुस्कुराते हुए भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें सही से टिप्स एंड टेक्निक्स पता है और उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है। तो ये मैंने अपना FAR2 के बारे में बता दिया। हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो शायद इस अटेम्प्ट में इंशाल्लाह एक और सब्जेक्ट में ग्रुप B का पढ़ाऊँगा, वो इंशाल्लाह जल्द आपको पता चलेगा। तो FAR1 FAR2 के बारे में तो ये मैंने आपको गाइड कर दिया है। बाकी जो है हमारे पास काफ़ी काबिल असातिज़ा हैं और जो है सर स्वाले हैं, सर बुरहान हैं, लॉ के माशाल्लाह चैम्पियन हैं, और उसके अलावा सर तलहा कॉस्टिंग में माशाल्लाह जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सर काशिफ का तो जो है नाम किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं है, क्योंकि सर काशिफ लेजेंड है माशाल्लाह कितने सालों से। सर वो एक जुमला भी आपका, वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा बोलिएगा, वो रिसर्च और सर्च वाला जो आपका है। तो सबसे पहले मैं हमारे टैक्स के जो गुरु हैं, टैक्स के चैम्पियन हैं, सर मुनीर शफी को अब दावत दूंगा और फिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो है, सर के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। सर मुनीर जिस डेडिकेशन से पढ़ाते हैं और जो सर का माशाल्लाह डिलीवरिंग स्टाइल है, मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो सर
अब आप आए और बच्चों को बताएं किस तरीके से आप बच्चों को टैक्समैन बनाएंगे। अच्छा भाई, तो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को भी आवाज आ रही होगी ठीक ठाक? ठीक है बेटा। तो बच्चों, कैट 2 टैक्स का जो सब्जेक्ट है, माशाल्लाह जिन बच्चों ने पेपर दिया बहुत खुश है। हाँ अहमद, अच्छा देखो, मैं अपने बच्चों को पहली क्लास में एक बात कहता हूँ, कैफ 2 के स्टूडेंट्स को, और इस दफ़ा भी जब बैच शुरू होगा मैं उनको यही बात कहूँगा, ये मेरा ट्रेडमार्क जुमला होता है, मैं उनको यही बात कहता हूँ कि इस अटेम्प्ट में भी पेपर आसान था, और ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी अटेम्प्ट में जो पेपर आएगा ना वो भी आसान होगा, वो भी आसान होगा। क्योंकि कैफ 2 का पेपर कैफ की स्ट्रीम में कंपैरेटिवली सबसे कंपैरेटिवली आसान पेपर, कंपैरेटिवली। अच्छा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए आसान है कि जो इसको आसान न लें। जिसने इसको आसान लिया ये उसके लिए वबाले जान बन जाता है, क्योंकि इसमें कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हेड्स ऑफ इनकम आपके पास सारे हैं, फिर आपके पास थ्योरी के टॉपिक्स हैं, फिर आपके पास सेल्स टैक्स में बहुत मेजर चंक है, तो कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है। जिस स्टूडेंट ने, अच्छा मैं एक और बात भी कहूं कि जिसने सिर्फ अगर क्लासेस ले ली थी ना, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लासेस भी ढंग से ले ली हो, उसके लिए भी ये पेपर को पास करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि अब एग्जामिनर का फोकस प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपने बच्चों को बार बार समझाता गया, मैंने कहा देखो 60-65 मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल पोर्शन में सिक्योर हो जाएंगे, और हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और ये वो सब्जेक्ट है जो मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। आप शायद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, मिसाल के तौर पर अकाउंट्स पढ़ लें, ठीक है, किसी कंपनी की अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा, ऑडिट कर लें, ठीक है, किसी क्लाइंट की ऑडिटिंग से रिलेटेड होगा, लेकिन टैक्स का सब्जेक्ट मेक्स यू थिंक फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। कैसे टैक्स की कलेक्शन होनी है, किस किस जगह से किस तरह से कलेक्शन होनी है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस लॉ के पीछे क्या राज पोशीदा है, वो लॉ आया क्यों था, उसके पीछे रीजन क्या है, इसको प्रॉपरली समझना। क्योंकि देखो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स है ना, जिसमें आपके पास टैक्स है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, ये आपके कोर ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट है। मैं इनको कहता हूँ ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट। एंड द सब्जेक्ट्स विच आर ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट्स, जो आपको आगे इंशाल्लाह आपकी हलाल रोजी कमाने में इंशाल्लाह ताला मददगार साबित होंगे। वैसे तो किसी सब्जेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन खास तौर पर ऐसे सब्जेक्ट में विच यू विल बी प्रैक्टिसिंग इन फ्यूचर, उसमें तो आपको कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, कोई कसर। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप कल को इंशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, आप टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप CFO बन गए किसी कंपनी के, और प्रॉपर्टी की डिस्पोजल आ गई, शेयर्स की डिस्पोजल आ गई, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की टैक्सेशन आ गई, तो क्या किसी स्टेप पर अगर कोई क्लाइंट आपसे आके कोई सवाल पूछता है तो क्या आप उसको ये कह सकते हो कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था, ये चीज मुझे नहीं आती? नहीं कह सकते। सो यू हैव टू बी 100% प्रोफिशिएंट इन दीज सब्जेक्ट्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर, ये मैं छोड़ देता हूं, ये मैं नहीं करता सर, क्योंकि आपने ही तो बताया था 75% पेपर अटेम्प्ट करो और वो 75% ठीक होगा ना तो पेपर पास हो जाएगा, तो अब मैं ये छोड़ रहा हूं ना, क्या मसला है? मैं कहा नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तू छोड़ के चला जा टॉपिक, मैंने इसलिए बताया था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो कि ठीक है, अगर कुछ पोर्शन मेरा रह भी गया है तो अगर मैंने बाकी का पोर्शन ठीक किया तो पेपर पास हो जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आपको कॉन्सेप्चुअली कोई चीज भी छोड़नी नहीं चाहिए, कोई चीज भी।
और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब स्टूडेंट मुझसे सवाल करे, सर ये बता दें ये कैसे हो, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा सवाल करे, कोई इशू नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डांट दूंगा ना, कोई बात नहीं, फिर बता दूंगा, क्लास के बाद बता दूंगा। क्या ख्याल है अहमद, सही कह रहा हूँ मैं? नहीं माशाल्लाह, मैं वैसे ही बताऊं कि आई लाइक दिस स्टूडेंट अ लॉट। अहमद, इस बच्चे ने ड्यूरिंग द क्लासेस बहुत सवालात किए। कभी कभी मुझे ऐसा भी होता था, यार अभी तो बताया इसको दोबारा, अच्छा, लेकिन फिर भी ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि ये बच्चा अपने आप से ऑनेस्ट है। अगर इसे कोई चीज समझ नहीं है ना, इसने पूछ लिया, कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये होता था कि इस बच्चे को समझ आ गया ना, अब सबको समझ आ ही गया होगा इंशाल्लाह। कोई चीज जो रह गई होगी ना, सर ये चीज, ये हैंडआउट के अंदर ये वाली लाइन आप बताना भूल गए थे, मुझे सुकून होता था कि यार अगर मैं कुछ भूल भी जाऊंगा ना, ये बच्चा मुझे जरूर पॉइंट आउट कर देगा कि सर इस हैंडआउट के अंदर, इस डब्बे के अंदर ये वाली लाइन आपने बताई नहीं थी, प्लीज बता दें। आई लाइक हिम अ लॉट, क्लैपिंग फॉर हिम। और इस बच्चे ने जब मुझे मैसेज किया, सर पेपर बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा आप सबका अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो टीचर को ऐसे बच्चे वाकई में अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे, जो अपने आप से सिंसियर हो, जो अपने वालिदैन से सिंसियर हो, जो उनकी इतनी ज्यादा फीस पे कर रहे हैं। देखो आप यकीन जानो, 125-150 के मजमे के अंदर 3-4 बच्चे होते हैं जो सवाल कर रहे होते हैं। लिटरली बता रहा हूँ मैं। सर क्या मतलब है? क्या बाकी सबको सब समझ आता है? नहीं, बाकी सबको सब नहीं समझ आता। कितने बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता, वो नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? पता नहीं, शायद अपने आप से सिंसियर नहीं होते होंगे, इसलिए नहीं पूछते। ये प्रोफेशन आपकी रोजी रोटी है। जो आप पढ़ रहे हो ना, वो आपने प्रैक्टिकली करना है। हाँ, फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री पढ़ते थे, अब वो उसका कोई काम नहीं है। फिजिक्स पढ़ते थे, 3rd लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, अब उसका कोई काम नहीं है। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब उसका कुछ नहीं करना हमने। नहीं भी समझ आता हो तो रट लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज यू हैव टू प्रैक्टिस दिस भाई। तो मेरी कोशिश ये होती है, अल्लाह पाक की जात मदद करने वाली है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश ये होती है कि मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूं, जितना आसानी के साथ, जितना हलवा बना के कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट कर सकूं, जितनी प्रैक्टिस कर सकें हम स्टूडेंट के लिए चीज़ को आसान से आसान तर कर सकें, तो इंशाल्लाह यही कमिटमेंट हमारी फ्यूचर के बैचेस में भी रहेगी। आपके लिए हम चीज़ों को आसान से आसान तर बनाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और जब आप लोग टैक्स की क्लासेस लेंगे तो आपको खुद इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट को हम इंशाल्लाह कितना आसान बना देंगे आपके लिए। ठीक है, यू विल एक्सपीरियंस, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, व्हेन यू विल एक्सपीरियंस यू विल गेट टू नो दिस इंशाल्लाह। क्लासेस कितनी होती हैं हमारी हफ्ते में? क्लासेस हमारी हफ्ते में इनिशियली 4 होंगी, फिर हमारी 5 हो जाएंगी। सही है, इनिशियली 4 होंगी, फिर हमारी 5 हो जाएंगी। पूरा कोर्स टैक्स का मैं खुद लेकर चल रहा होता हूँ। पुराने लेक्चर्स से पढ़ने की कोशिश मत करना, इंस्टीट्यूट में भी पुराने लेक्चर्स का एक्सेस प्लीज मत लेना। चेंजेस बहुत आ गई हैं टैक्स में, छोटी छोटी चेंजेस जगह जगह आ गई हैं। इसीलिए अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आई भी थी, उन्होंने कहा कि सर मैं अभी आपका एक्सेस लेना चाह रही हूँ। मैंने कहा बेटा प्लीज पुराने वाले लेक्चर्स को मत देखना, क्योंकि शुरू के ही कॉन्सेप्ट्स रेजिडेंशियल स्टेटस से ही चेंज आ गए। रेजिडेंशियल स्टेटस ही चेंज हो गया पिछली दफा से। तो मैंने कहा आपने अगर पुराने लेक्चर्स ले लिए तो आप शुरू से ही गलत चीजें टेकअप करना शुरू कर देंगी, मत करेंगे। सही है, इंशाल्लाह हर चीज कंप्लीट होगी, टाइमली कंप्लीट होगी, टाइमली प्रैक्टिस होगी। ये आपसे ज्यादा मुझे टेंशन होती है, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है कि मैंने क्या कवर कराना है, कितना कवर कराना है बच्चों को। तो टेंशन ना लो इसकी, ठीक है बच्चों। किसी का कोई सवाल वैसे तो होगा नहीं, तुम्हें पता क्या टैक्स के बारे में जो सवाल करोगे, तो जब क्लासेस शुरू होंगी तभी पूछ लेना। अच्छा तो अच्छा बेटा, एक चीज ये कि ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज और कि जैसे कि आपको पता भी होगा कि सर साजिद की हेल्थ पिछले दिनों में कुछ ठीक नहीं थी। ही अंडरवेंट अ सर्जरी, तो आज भी उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, जिसकी वजह से वो सेशन में नहीं आ सके। तो आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है
इंशाल्लाह ताला जैसे ही सेशन शुरू होंगे ही विल बी बैक विद द बैंग इंशाल्लाह। तो बस आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें सर को, मुझे, हम सबको। आजकल वायरल भी चला हुआ है, बुखार भी चल रहा है, मेरी खुद भी तबीयत अप एंड डाउन है, घर वालों की तबीयत अप एंड डाउन है, तो सबको अपने दुआओं में याद रखना है। अच्छा बेटा, अब मैं इनवाइट करूंगा सर तलहा शाहिद को, जो हमारे कॉस्टिंग के टीचर हैं। माशाल्लाह वेरी डेडिकेटेड टीचर, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग टीचर, सर तलहा शाहिद। सर वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो सर थोड़ा तो अपना ज़रा ब्रीफ बैकग्राउंड, माशाल्लाह आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से MFA का सब्जेक्ट सर लीड कर रहे हैं, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट सर लीड कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स वेरी वेरी सेटिस्फाइड। बल्कि जब स्टूडेंट्स से मुलाकात होती थी ना, वो कहते थे सर आप जो है ना थोड़ी क्लासेस बढ़ा लें ताकि सिर्फ तला की क्लासेस कम हो जाए। इतनी क्लासेस हम सोते हैं ना तो हमको नींद में भी कॉस्टिंग के सवालात आ रहे होते हैं। मैंने बोला भाई सर ऐसे ही हैं सर, जब तक तुम लोगों को घोल के नहीं पिला देंगे ना सर को नींद नहीं आएगी। तो सर ज़रा ये बता दें, ये मत बताइएगा कितनी प्रैक्टिस करवाते हैं आप, वरना डर जाएंगे बच्चे। सर जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा भाई, थोड़ा सा मैं लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता चलूं। मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट 2011 में के इलेक्ट्रिक से किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट कराई थी। जो आप लोग के ट्रांसफार्मर खराब होते हैं ना, PMT, तो उसको रिपेयर पे कितनी कॉस्ट आती है, तो कॉस्टिंग का सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ था हमारा। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन की थी यूनुस टेक्सटाइल। तो यूनुस टेक्सटाइल में जो फैब्रिक बनते हैं उसके ऊपर कॉस्ट कितनी इंप्लाई होती है, कितनी लगती है, कॉस्टिंग का सिलसिला वहां पे भी चला। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन की जनाब नेशनल रिफाइनरी, जो आप लोग पेट्रोल डीजल वगैरह यूज कर रहे होते हो, उस पे पेट्रोल डीजल पे कितनी कॉस्ट आती है, कॉस्टिंग का सिलसिला वहां पे भी चला। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन की जनाब PICT कंटेनर टर्मिनल। तो सर एक जो जहाज पोर्ट पे लग रहा होता है उस पे कितनी कॉस्ट इंकर्ड होती है, कॉस्टिंग का सिलसिला वहां पे भी चला। तो कॉस्टिंग का जो सिलसिला है वो तकरीबन 10-12 साल पहले लाइफ में आ चुका था, और जिसकी वजह से कॉस्टिंग पढ़ाने का शौक भी हुआ। और टीचिंग मैंने अपनी स्टार्ट की थी तकरीबन 6-7 साल पहले, और मैंने लास्ट में जब भी कॉस्टिंग का पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सही जी। कॉस्टिंग का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं यार। देखो कॉस्टिंग हमारे पास पुरानी स्कीम के अंदर ना कैफ 8 के अंदर होता था, अब वो उठकर आ गया कैफ 3 के अंदर, और पहला पेपर और कॉस्टिंग का सिर्फ एक ही पर्चा आप लोगों ने देना है। फिर कॉस्टिंग कभी आपने जिंदगी में नहीं पढ़नी। कॉस्टिंग के पेपर के अंदर हम लोग की जो पढ़ने की स्ट्रेटजी होती है, वो हम लोग पढ़ने की स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है, कॉस्टिंग का पेपर पास करने के लिए एक तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा प्रैक्टिस बड़ी होनी चाहिए। तीसरा कि सर उस कॉन्सेप्ट को आप रिटेन रखो, चौथी चीज, पेपर के अंदर जब आप पहुंचो तो पेपर के अंदर आप कोशिश करो कि सर मैं मैक्सिमम मार्क्स का अटेम्प्ट कर लूं। तो मेरी थ्रू आउट दी सेशन कोशिश ही होती है कि जनाब हम लोग कॉन्सेप्ट पे बहुत काम करें, हम लोग जो है वो प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा काम करें। और तीसरी चीज कि सर हम लोग किसी भी तरह एग्जाम के अंदर जो है ना वो 100 मार्क्स का उसको अटेम्प्ट कर लें, ताकि हमारा पेपर पास करना आसान हो जाए। आपसे जो है और आपका और मेरा जो ताल्लुक है वो इंशाल्लाह कॉस्टिंग के अंदर और MFA के अंदर रहेगा। MFA की भी बात करता चलो अगर यहीं पे, तो MFA का जो सब्जेक्ट है वो आपको पता है तकरीबन 60-65% कैलकुलेशन है, और तकरीबन 35-40% जो है वो थ्योरी है। कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो है वो मैं करवा रहा होता हूँ, पूरा कैलकुलेशन वाला पोर्शन मेरे पास होता है, और थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हमारे सर साजिद के पास होता है। अच्छा जी, तो कैलकुलेशन वाले पोर्शन से अच्छा, अब जो आप लोग सेक्शन B के अंदर आओगे, MFA के अंदर आओगे, तो उसके अंदर MCQs भी आ गए, तो हमें MCQs वालों की भी प्रैक्टिस करनी होगी MFA के अंदर। कैलकुलेशन वाले से कॉन्सेप्ट ये होता है जनाब, ये कैलकुलेशन वाले से जो है ना आपका पेपर पास होने का अच्छा खासा चांस होता है। कैलकुलेशन वाले से पेपर पास होने का अच्छा खासा चांस होता है। तो आपका और मेरा ताल्लुक जनाब कॉस्टिंग से रहेगा, कॉस्टिंग, और दूसरा हमारा MFA। तो ग्रुप A में कॉस्टिंग में रहोगे, जब इंशाल्लाह वो पास करके सेकंड उसमें आओगे तो आप ग्रुप B में जो है वो आपसे
ग्रुप बी में MFA से भी मुलाकात होगी आपकी। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है कोई कॉस्टिंग से रिलेटेड, कॉस्टिंग तो अभी तुम लोगों को नहीं पता होगा क्या चीज होती है, सही जी, या MFA से रिलेटेड, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। वीक में मेरी कोशिश होगी, जब पूरा कॉस्टिंग का जो पेपर है, पूरा कॉस्टिंग का जो कोर्स है, वो तकरीबन हमारा 80 से 90 लेक्चर के दरमियान एंड होगा। 80 से 90 लेक्चर के दरमियान तकरीबन एंड होगा, और हफ्ते में तकरीबन 5 क्लासेस होंगी हमारी। और मेरी कोशिश ये होती है कि जनाब कि हम लोग जो है ना वो लेट नाइट क्लास हम नहीं रखेंगे, सही जी, शाम में क्लास हमारी नहीं होगी, टाइम टेबल जो होगा वही फिक्स किया जाएगा जैसा केएनएस का होता है, और वही पूरे सेशन चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तकरीबन 80 से 90 कोर्स के दरमियान जो है लेक्चर की तरह हमारा कोर्स एंड होगा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है कॉस्टिंग या MFA से रिलेटेड तो पूछ सकते हो कि हम लोग किस तरह से इसको कवर कराएंगे, किस तरह लेके चलेंगे। अच्छा, इस टाइम में इंशाल्लाह आपको कॉस्टिंग की जो कॉस्टिंग देगा और MFA की आपको बुक मिल जाएगी पूरी, तो इंशाल्लाह आपको बुक मिल जाएगी, और फिर उस बुक को हम लोग लेके चलेंगे। उस बुक को हमने कंपाइल कर दिया है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर वही सबसे पहले तो जो मेरी एग्जांपल्स होती हैं जिससे कॉन्सेप्ट बन रहे होते हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एग्जांपल, दूसरा ICAP के उसके अंदर पास्ट पेपर्स हैं, और तीसरा उसके अंदर जो है जनाब एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम है। वो बड़ा जरूरी होता है स्मार्ट स्टडी के लिए कि सर पेपर को किस तरह से मार्क्स लेना और किस तरह से पास किया जाए। डन है जी, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो बुक मिल जाएगी जब आप इंशाल्लाह आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया सर? तो सर मुनीर को वापस देते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं इनवाइट करूंगा बिजनेस लॉ की फैकल्टी सर स्वाले सोराठिया को। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव हिम इन आवर टीम ऑफ ग्रुप ए। माशाल्लाह सर का अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, सर इंशाल्लाह जब खुद बात करेंगे आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। Sir has been mentoring thousands of students in the field of commerce, or specifically in the subject of law. ICMA के students को सर कई सालों से ये subject पढ़ा रहे हैं business law का। Sir is a principal of one of the biggest commerce academy of Karachi, Shah Commerce, and thousands of students every year are being guided and mentored by Sir Swale. So a very big round of applause for Sir Swale Sorathia. सर आपको बड़ी डिटेल में गाइड करेंगे। सर कुछ सवालात, सबसे पहले माशाल्लाह सर की काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस हैं, LLB किया हुआ है, LLM किया हुआ है, पता नहीं सर ने और क्या क्या किया हुआ है, सर आपको खुद बताएंगे। तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस आपका ब्रीफ बैकग्राउंड, आप थोड़ा सा जो मुझसे कमी कोताही हो गई हो, और सर फिर थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, ये इसमें आपकी अप्रोच क्या होगी, और सिमिलर टू ICAP में बच्चों को जो सबसे बड़ा इशू फेस होता है वो ड्राफ्टिंग का इशू फेस होता है ना। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स लैक करते हैं वो लिखाई में करते हैं हमारे बच्चे, अनफॉर्चुनेटली। तो यही प्रॉब्लम हर जगह है। तो सर ICMA में स्पेसिफिकली इस ड्राफ्टिंग के प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करते हैं, वो उस पर ज़रा आपकी इनसाइट चाहिए होगी। सर ये लगा लीजिए, इससे ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज़ आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। मेरा नाम एडवोकेट स्वाले सोरठिया है, और मैंने LLB किया, फिर मैंने ACCA किया, मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, मैंने प्रेफर किया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंट। तो आई हैव मल्टीपल क्वालिफिकेशंस माशाल्लाह। और बिजनेस लॉ का जो ताल्लुक है मेरी ज़िंदगी से, वो जब से स्टार्ट हुआ जब मैंने LLB अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने एज अ क्रिमिनल लॉयर काम किया है। मैंने हाई कोर्ट में काम किया, मैंने सिटी कोर्ट में काम किया, डिफरेंट कोर्ट्स में मैं वहाँ पे काम करता गया, और मैं साथ साथ टीचिंग करता गया। तो बिजनेस लॉ जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया वो ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट किया, क्योंकि वो सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल में है।
फिर मैंने वो ICMA के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया और ICMA को मैं तकरीबन पिछले कोई 7 ईयर्स से बिजनेस लॉ पढ़ा रहा हूँ। वहाँ का जो सबसे हाईएस्ट रिजल्ट्स हैं वो अब तक मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पर, लेकिन उन सब में जो सबसे हाईएस्ट रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह के शुक्र है मेरे हैं। और वहाँ पे स्टूडेंट्स ने मैरिट सर्टिफिकेट्स, स्पेशल मैरिट सर्टिफिकेट्स, ये तमाम सर्टिफिकेट जो हैं बिजनेस लॉ में वो मेरे स्टूडेंट्स की हैं। फिर जैसे सर ने कहा कि सर किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्या है, आईकेप में क्या मसला क्या फेस होता है स्टूडेंट्स को, बिजनेस लॉ के स्टूडेंट को स्पेसिफिकली 2 मसले सबसे ज्यादा फेस होते हैं, एक ड्राफ्टिंग का मसला और दूसरा टाइम मैनेजमेंट का मसला। ये 2 सबसे बड़े मसले हैं स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आपके पास 3 घंटों का जो पेपर है उसमें आपसे 11 से 10 सवालात एग्जामिन किए जाते हैं, 10 to 11 क्वेश्चंस। अब वो 10 to 11 क्वेश्चन सिर्फ नहीं है, उनके अंदर भी सब पार्ट्स हैं उसके, A, B करके इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आप ये समझ लें कि तकरीबन कोई 20 to 24 पार्ट्स में आपका पूरा बिजनेस लॉ का कोर्स आपको दिया हुआ आपके सामने है। अब सबसे पहले जब आप पेपर देखते हैं ना, तो आप पेपर देखते ही आप कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि पेजेस इतने सारे होते हैं, आप कहते हैं यार ये गया हाथ से। तो टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से करके जानी, आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे उसके लिए। अब वो टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से पता होगी कि आपके पास तकरीबन कोई 8 to 9 मिनट्स हैं हर सब पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए, हर पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए 9 मिनट्स ऑलमोस्ट। उस 9 मिनट्स के अंदर आपके पास 2 किस्म के सवालात आएंगे, एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और दूसरे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। अब नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस में क्या फर्क है? नॉलेज बेस वो क्वेश्चंस हैं जिसे हम रट्टा लगाया हुआ सवाल कहते हैं, इसके राइट्स बता दो, इसकी ड्यूटीज बता दो, इसके बारे में स्ट्रेट क्वेश्चंस कि सर ये यहां लिखे हुए हमने वहीं से दिमाग में छाप लिए और जाके वहां पे लिख दिए, वो क्वेश्चंस, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके। फिर स्पेसिफिकली जो कि एप्लीकेशन बेस है, जो कि सबसे बड़ा मसला है स्टूडेंट्स के लिए, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जिसमें आपको लॉ अप्लाई करना पड़ता है। आपने जितनी बातें सुनी होंगी ना, वो तमाम सुनी हुई बातें आप अप्लाई करेंगे अब जाकर। अब वो अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। उस अप्लाई करने के लिए हमने कुछ निमोनिक्स बनाए हुए हैं, वो निमोनिक्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अब एग्जामिनर ने एक केस स्टडी पूछ लिया 4-5 लाइनों का, आपके सामने अंग्रेजी लिखी हुई आ गई भरपूर 5 लाइनों की। अब आपने वो 5 लाइनों की अंग्रेजी देखी, आपने उसको अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दिया और आपके दिमाग में लॉ चलना स्टार्ट हो गया। बैकहैंड पे आपके दिमाग में लॉ चल रहा है, क्या बातें हुई थी, क्या बताया था, वो सब आपके दिमाग में चल रहा है। अब आप करेंगे क्या, एक निमोनिक हमने बना लिया है जिसे हम याद रख लेते हैं LED, लॉ, एक्सप्लेनेशन, डिसीजन। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, लॉ बताएंगे कि हमारे ख्याल में इससे रिलेट करके कौन सा लॉ आ सकता है। फिर जो केस स्टडी दिए ना, उसी की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ऊपर वो क्या कहना चाह रहा है और उसी से रिलेटेड हम इस लॉ की बातें कैसे अप्लाई करेंगे। फिर हम अपना एक डिसीजन दे देंगे कि हमारे ख्याल में ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसको रेमेडी मिलनी चाहिए, इसको डैमेजेस मिलने चाहिए, इसके बारे में जो कुछ हम समझते हैं, हम एज अ लॉयर, एज अ जज बात कर रहे हैं एग्जामिनर से। सवाल यह है कि इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पेश आ रही है। सर अकाउंटेंसी हमारा काम है, टैक्स हमारा काम है, ये इस सब्जेक्ट को आपने क्यों लेकर आए हैं? इस वजह से ताकि आपको लॉ की बेसिक नॉलेज आ जाए, और वो लॉ की बेसिक नॉलेज जो है आपको लॉयर्स के साथ बात करने में, कम्युनिकेशन करने में, आपको लीगल मसले देखने में, उनको हल करने में आपको आसानी होगी। सर अगर मुझे ये चीजें बेसिक पता होंगी ना, तो मुझे कोई भी बंदा बेवकूफ नहीं बना सकता।
मेरी जिंदगी में जितने भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं वो तमाम चीजों को मैं क्या कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, उनकी एप्लीकेशन बता सकता हूं और लॉयर्स की बात समझ भी सकता हूं। सिर्फ डिस्कशन नहीं करनी, उनकी बात समझनी भी है। तो ये सारे मसले हमारे लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। फिर एक और चीज जो कि सर मुनीर ने कहा कि बच्चे अब रफ एंड टफ बच्चे नहीं हैं, आसानी बहुत चाहते हैं वो जिंदगी में, वो घर पे बैठकर पढ़ना चाहते हैं। याद रख लें, आप घर पे बैठ के पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको क्लास का वो एनवायरनमेंट, वो बात नहीं आएगी। मैं आपको एक चीज समझाऊं, आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं। उन एप्लीकेशंस में आपको ये पता लग जाएगा वजन कम कैसे करना है, आपको ये पता लग जाएगा कि वेट लिफ्टिंग कैसे करनी है, आपको ये पता लग जाएगा कितने स्क्वाट्स लगाने, सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं उस एप्लीकेशन से। लेकिन आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लेते हैं, उस एप्लीकेशन को परचेज भी कर लेते हैं, लेकिन जब वजन कम करने की बात आती है, स्क्वाट्स लगाने की बात आती है, तो कुछ नहीं होता हमसे। जरूरी क्या है, जिम जाओ, वहां 10 लोगों को देखोगे ना अपने इर्द गिर्द के, तो खुद करोगे जिम, खुद आपको मजा आएगा कि यार इसका वजन कम हो रहा है, मैं भी करूं, मैं एफर्ट्स करता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं पता नहीं पिछले कोई ऑलमोस्ट 10 सालों से ये सोच रहा था कि मैं जिमिंग करूं, वेट लिफ्टिंग करूं, अपना वेट कम करूं, सोचने से कभी भी नहीं हुआ। फिर पिछले 4 महीनों से मैंने जिमिंग स्टार्ट की, आई लॉस्ट 13 kgs। आप ये सोचें, माशाल्लाह की बात नहीं है, ये बात मेहनत की है, उस एनवायरनमेंट से अपने आप को एंगेज करने की है। तो घर बैठकर मैं जब तक ये सोचता था वजन बढ़ता था, है ना, हड्डी और बढ़ती थी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे पता लगा कि नहीं, ये तरीका है। अब लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, कैसे किया, क्या कर रहे हो, ये सुन लो। इसका मतलब आपको निकलना पड़ेगा, रफ एंड टफ होना पड़ेगा, तब जाके आपको जिंदगी में कुछ मिलेगा। अदरवाइज घर पे बैठकर कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। ये जितने लोग आपके सामने, ये जो कामयाब लोग जो आपके सामने है ना, ये तमाम लोग ये घर बैठ के नहीं बने, ये घर से निकले हैं, बसों में धक्के खाए, बाइकों पे धक्के खाए, पैसे नहीं, लिफ्ट मांगी, ये इस तरह से ग्रो अप हुए हैं। ये सारे घर बैठे बैठे नहीं हो सकते कोई भी इंसान। तो आप भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन बैठकर ये सारी चीजें पढ़ लूं, समझ लूं, तो आप सिर्फ रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में वो चीज हासिल नहीं कर सकते जिस चीज को हासिल करने के लिए एक्चुअली आप बने थे। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन की थी, वो मकसद आपका फौत हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस, आप ये आपको एडमिन बताएगी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो है वो 3 क्लासेस होंगी वीक में, और टाइम टेबल बता दिया है, वो आपको फिर भी गाइड कर देंगे। 6 आवर्स हमारे टोटल वीक में क्लासेस होंगी, टोटल 24 आवर्स की मंथ में आपकी क्लासेस होंगी। उसी में हम पास्ट पेपर्स की कवरेज सारी चीजें करेंगे। लेकिन अगर आप कोई एक सब्जेक्ट कहीं और ले रहे हैं, अब वो डिस्टेंस आपको पता है कितना डिस्टेंस है वहां से आने जाने का, वहां का क्या टाइम है, यहाँ का क्या टाइम है, तो वो फिर आपको डिस्कस करना पड़ेगा इंडिविजुअल बैठ के, वहां के यहाँ के टाइम टेबल्स के हिसाब से। फर्दर क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल पूछना चाहते हो आप? यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नहीं? थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी सारी आपने चीजें वैसे ही गाइड कर दी थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अच्छा बेटा, ये वाला जो इस पर कुछ बातें मेरे दिल चाहता है मैं तो बहुत बात करूं, लेकिन वक्त नहीं होता। I have been amongst good students of my class always. और good student ऐसा नहीं, शायद उसके पीछे कुछ वजूहात थी जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ, जो मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा।
आज अगर मेरे जितने भी टीचर्स हैं ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय टीचर्स, और मेरे दिल में जितनी मेरे टीचर्स की इज्जत और एहतराम है ना, मैंने जब टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया ना, मेरे जहन में और मेरे दिल में ये बात थी कि जब मैं इंशाल्लाह टीचिंग करूँगा तो मेरे स्टूडेंट्स के दिल में मेरे लिए उतनी मोहब्बत हो जितनी मेरे दिल में अपने टीचर्स की मोहब्बत है। तो आज अगर मेरे टीचर्स मुझे बाय नेम नहीं भी जानते होंगे ना, वो मुझे बाय फेस ज़रूर रिकॉल करेंगे, ये वो बच्चा है जो सबसे फर्स्ट ड्रॉ में सबसे फर्स्ट सीट के ऊपर बैठा होता था हमारी क्लास में। यानी कि आप जितना टीचर की नॉलेज को एब्जॉर्ब इस सीट पे बैठ के कर सकते हो ना, उतना किसी तरह नहीं कर सकते। ये हमारा दीनी एक प्रिंसिपल भी है, दीन का भी प्रिंसिपल है कि जब आप मस्जिद में जाओ और इमाम साहब अगर बयान कर रहे हो ना, तो जितना आप इमाम साहब के, मौलाना साहब के करीब बैठोगे ना, आपको उतना फैज हासिल होगा, उतनी बात उनकी दिल में उतरेगी। और अगर आप घर पर बैठे हुए हो, देखो सर ने बड़ी जबरदस्त बात कही ना, एप्स आपको बता देंगी, किताबें आपको बता देंगी, दिन के 100 पुशअप मारो तो बड़े अच्छे आप फिट हो जाओगे, लेकिन यू विल नॉट फील योरसेल्फ मोटिवेटेड। आज जब क्लास में आओगे, आप 10 लोगों को देखोगे, यार ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, सिर्फ मैं ही हरामखोरी कर रहा हूँ यार, अभी यार मुझे भी पढ़ना चाहिए यार, मेरा पेपर नहीं पास होगा यार, फिर शायद तुम पढ़ाई पे लग जाओ। यकीन करो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं बोलता हूँ चलो यार निकालो सवाल सॉल्व करो, नहीं सर वो आज कैलकुलेटर भूल गए, बेटा सर वो टैक्स का रेट कार्ड भूल गए, अच्छा वो एक दफा भूलेगा, आइंदा नहीं भूलेगा। बेटा ये आपने ये सॉल्व किया, ये आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, ये इस तरह तो मैंने नहीं बताया। ओ सर अच्छा अच्छा, अब उसको पता है कि सर मेरे सर पर है, अभी वापस से राउंड लगा के आएंगे, देखेंगे मैंने क्या किया। अब वो ऑनलाइन वाला बच्चा सिर्फ एंजॉय कर रहा है, बोले मैं चिल पार्टी, मुझे सर क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकता मुझे कोई, तुझे अल्लाह ही पूछेगा भाई। लेकिन बात ये है कि टू पास योर पेपर यू हैव टू टेक सम पेन बेटा। अच्छा अगर देखो, मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूँ, अभी एक हमारी स्टूडेंट ने एक सवाल भी किया कि सर अगर एक सब्जेक्ट एक इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, एक दूसरी इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि कोशिश ये करो, देखो ज़रूर टीचर की ट्रायल क्लासेस ज़रूर लो। अब मिसाल के तौर पर मिसाल ले रहा हूँ, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर कैफ 1, 2, 3, टेक ट्रायल क्लासेस, यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। 2, 3, 4 चाहिए, ट्रायल क्लासेस ले लो, 2, 3 क्लासेस ले लो, आपको पता लग जाएगा कि टीचर आपके माइंड, आपकी मेंटल वेवलेंथ के ऊपर बात कर रहा है नहीं कर रहा। अगर है समझ आ गया आपको, नाउ सिलेक्ट वन इंस्टीट्यूट, फायदा होगा, टाइम टेबल के क्लैशेस नहीं आएंगे, आप एक दिन जाओगे तीनों क्लासेस अटेंड करके आ जाओगे, फायदा होगा। देखो आपकी एनर्जी बचेगी, सैनर्जाइज हो जाएगी हर चीज। लेकिन आपने बोला नहीं भाई फॉर सम रीजन एक सब्जेक्ट दूसरी जगह से, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट जहां से ले रहे हो वहां तो फिजिकल ले लो, कुछ तो फिजिकल क्लास अटेंड कर लो, ठीक है। सो ट्राई टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू, और इंशाल्लाह मैं वो तो आप लोग जब ट्रायल क्लासेस लेंगे तो आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा, बट यू विल फाइंड ऑल आवर फैकल्टी वेरी डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटेड इंशाल्लाह ताला। अच्छा बेटा मैं 10-15 मिनट एक्सटेंड कर अच्छा बेटा अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बहुत ही हम्बल टीचर, बहुत ही आप यूं जिसको कहें अ वेरी हार्ड वर्किंग टीचर, सर बुरहान इज आवर फैकल्टी मेंबर ऑफ कैफ 7, सब्जेक्ट जो है कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है। सर का माशाल्लाह बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ पढ़ाने का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। सर हैज़ बीन वर्किंग इन द लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट ऑफ सेवरल लिस्टेड कंपनीज। ही इज़ नाउ ऑल्सो सर्विंग इन वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स एट अ वेरी सीनियर पोजिशन। तो सर इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। बेटा प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा फोकस, ताकि सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता तो हो ना यार, अभी नहीं भी लेना तो बाद में तो पढ़ना है ना, आज से टेंशन तो हो कि हाँ इस बला को भी झेलना है, क्या ख्याल है, पता तो कर लो। तो सर आपको बताएंगे कि कंपनी लॉ है किस बला का नाम, क्योंकि जब हमने सीए पढ़ा था बीच में ये कंपनी लॉ का सब्जेक्ट खत्म हो गया।
मंजर आम से गायब हो गया, मर्ज हो गया बिजनेस लॉ के साथ। अच्छा, जब मैंने सीए किया था, ये कंपनी लॉ का सब्जेक्ट एक अलग से सब्जेक्ट था, और ये सब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स की नाक में दम करता था ठीक ठाक तरीके से, ठीक ठाक तरीके से। फिर ये ख़त्म हो गया, अब ये वापस आ गया। तो सर ये सब्जेक्ट कितना ख़तरनाक है, पढ़ने में कितना ख़तरनाक है, पास होने में कितना ख़तरनाक है, और आप इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, कितनी आप ज़िंदगी आसान करते हैं, और बच्चों के मसाइल क्या हैं, थोड़ा इस पर आप रोशनी डाल दें। सर एक सेकंड, सर। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सैयद बुरहान हसन है एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद PwC फॉर द पास्ट 6 months और सो। इससे पहले मैं इंडस्ट्री में था, मेरा सर फॉर 3.5 years इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट। मैं सर असान ने एक बात कही थी कि इस दफ़ा इंडक्शन, मैं खुद इस दफ़ा का आई विटनेस था, तकरीबन 200 बच्चे फर्गूसन ने इस दफ़ा उठाए। ये उनकी हिस्ट्री का पिछले कोई 5 से 10 सालों का सबसे हाईएस्ट नंबर है। इतने नहीं होते, 100-150 के दरमियान होते हैं। इस दफ़ा इन्होंने 200+ बच्चे इन्होंने उठाए हैं फॉर आर्टिकलशिप, जो कि सरस्तान की बात को मैं थोड़ा सा इंडोर्स भी कर दूँ। अच्छा, जिस तरह आप लोगों को पता है कंपनी लॉ के बारे में एक बड़ी मशहूर सी बात है कि ड्राफ्टिंग का एक इशू है। अच्छा, मैं इस इशू की बेसिक वजह बताता हूँ आप लोगों को। मेरे ख्याल से ड्राफ्टिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, आप लोग सब जो हैं या तो O levels के हैं या इंटरमीडिएट के हैं, सब ने 12 या 13 क्लासेस पढ़ी हुई। ये हो नहीं सकता कि कोई एक बच्चा जो है वो एक जुमला या एक पैराग्राफ ना लिख सके। मसला ये है कि आप लोगों का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, कंटेक्स्ट नहीं है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के इशू है। सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका मेजर इशू है। जो मेरी सबसे पहली जो कोशिश होती है, जो फोकस होता है कि आपको लॉ पढ़ाया ना जाए, आपको लॉ पढ़ना सिखाया जाए कि लॉ को पढ़ते किस तरह है। ये मेरे हिसाब से सबसे बेसिक वजह है कि ये आप नहीं करते। आप समझते हैं A से लेकर Z तक या अलिफ से लेकर ये तक याद कर लेंगे और जो है ये हमारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे। ये अब नहीं है। जब हमने CA स्टार्ट किया था, ये मॉड्यूल डी आखिरी मॉड्यूल तक सब्जेक्ट हुआ करता था, सर को याद होगा। उस वक्त जो है सबसे आसान तरीन सब्जेक्ट, इवन ईजियर देन मॉड्यूल A हुआ करता था कंपनी लॉ, और उससे भी आसान हुआ करता था IT का पेपर, जो कि 40 नंबर का प्रैक्टिकल था, 60 नंबर का थ्योरी था। लेकिन जब से ये स्कीम आई है, इस पेपर को उन्होंने मुश्किल कर दिया, और जब से आप देखें CPAC में ओपन बुक आया है, इन्होंने मजीद इसको मुश्किल कर दिया। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि ये अब छोड़ देंगे, कोई अटेम्प्ट आसान आएगी, कंपैरेटिवली आसान मुश्किल आता रहेगा, लेकिन ओवरऑल पेपर अब ये जो है ये आसान नहीं आया करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आप इस सब्जेक्ट को समझना सीखें। मेरी भी यही कोशिश होती है कि ना सिर्फ इसको पढ़ाया जाए, आपको पढ़ना सिखाया जाए। यहाँ कॉमा है तो क्यों है, यहाँ फुल स्टॉप है तो क्यों है, यहाँ मैं क्यों लिखा है, यहाँ शाल क्यों नहीं लिखा। सिर्फ एक वर्ड का चेंज करने से बाद वक्त आपका पूरा जुमला जो है वो चेंज हो जाता है, पूरा उसका मीनिंग आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली कोशिश जो मेरी यही होती है कि आपको समझना सिखाया जाए। इसके बाद जो है नंबर 2 जो मेरी प्रायोरिटी होगी, जो आप लोगों के लिए, जो अगेन जो ड्राफ्टिंग का कॉज है, पहले आप उसको फिक्स करें। इसके बाद जो है फिर हम ड्राफ्टिंग पे आते हैं कि 5 साल के पास पेपर्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। मेरी कोशिश होती है कि चैप्टर खत्म हुआ, आप लोगों को दिए जाएंगे, भाई हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, आप लोग पास पेपर्स को करके आइए। फिर आप लोग करके आते हैं, मेरे पास अपना सोल्यूशन होता है जो कि मैं देता नहीं हूँ किसी को। बच्चे अक्सर बोलते हैं आप ही दे दें, मैं कहा मैं दे दूंगा तो फिर आपके लिए बचेगा क्या, आप उसको याद कर लेंगे, उसी को कर लिख देंगे। तो उसको मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आप लोगों से पहले पूछता हूँ कि भाई आप लोगों ने क्या लिखा, आप लोग पढ़ के सुनाते हैं, फिर मैं अपना आंसर लिखता हूँ। फिर जो गलतियाँ होती हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वो नेक्स्ट चैप्टर में वो चीज़ें आप रिपीट ना करें। जब पास पेपर करने की भी मैं एक छोटी सी अप्रोच बताता हूँ कि रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड मेक माइंड मैप। हम लोग क्या करते हैं, तो 5 नंबर का अगर सवाल है तो अगर आप लोगों को बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट। 5 नंबर का अगर सवाल है तो वो आपका 9 मिनट का आपका है। तो 9 मिनट में से अगर आप फौरन आप रश कर जाते हैं जाने लिखने पे, तो आप क्या करते हैं कि बेवर्ड हो जाते हैं। अक्सर मैं पिछले 2-3 सालों से ये सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, जब बच्चे मॉक देते हैं तो उसने स्टार्ट तो कर दिया होता है क्वेश्चन, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा होता एंड कैसे करूँ, उसमें वो शीटें भरे जा रहा है। तो ये एक जो गलती है, ये आप जो है अगर आप इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें, जिस तरह सर सोले ने भी बताया, रीड द क्वेश्चन के आप क्वेश्चन को श्रिंक करें, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछ क्या रहे।
एग्जामिनर हमारे टाइम पे भी यही था, आज भी उसकी एक ही शिकायत होती है कि मैं पूछता कुछ हूँ, बच्चा लिखता कुछ है। यही शिकायत उसकी सीए इंटरमीडिएट में भी रहती है, कैफ लेवल पे, और यही शिकायत उसकी सीए फाइनल में भी रहती है। तो ये जो है, ये चीज़ जो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, आपको पता चलेगा कि आपको ये कहाँ से आया है और क्या लिखना है और कितना लिखना है। इसके बाद आप माइंड मैप बनाएं कि मैं शुरू कैसे करूँ उसको और एंड कैसे करूँ। तो ये जो आपके 5 नंबर के सवाल की 9 मिनट हैं, इसको आप इस तरह से, अगर मैं आपको इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकली जो है इसको करके भी दिखाऊंगा, तो इस तरह जो आप इसको करेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल भी अच्छी होगी। और ये अप्रोच से आपको एक और फ़ायदा होगा, देखिए 100 नंबर के ऊपर किसी को भी नहीं आता, सही है, आप वही 70-80 को करके ही पास होते हैं। तो दिस अप्रोच विल ऑल्सो लेट यू नो कि आपको क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती, ताकि आप उसको भी नहीं आती है, सोच आपको लग रहा है कि इसमें सोच के मैं कोई जवाब दूंगा, तो उसको आप एंड में ले जाएं, और जो चीज़ आपको सबसे अच्छी आती है उसको आप पहले करें। और एक और चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा कि आप, जैसे सर ने भी कहा कि आप लोगों का अपना एफर्ट इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे पास पेपर से अक्सर मैं बच्चों से बोलता हूँ, पास पेपर वो सेलेक्टेड अपनी मर्जी से करके आते हैं, 1 कर लिया, 2 कर लिया, या हम इस चैप्टर के करेंगे, इस चैप्टर के नहीं करेंगे। लेकिन जब आप शुरू से अगर ये अप्रोच लेके चलेंगे तो फिर एंड में यही होगा कि जब आपके मॉक या मिड टर्म लिया जाता है, पर वहाँ आप लोग जो है पास नहीं हो पा रहे होते, या वहाँ आप लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो शुरू से ही आप वो पेस को लेके चलें। और टीचर की कहीं भी बात पे अगर आप अमल करेंगे, हमारे टीचर कहा करते थे कि जो क्लास में आता है और जो क्लास की चीज़ें ही करके जाता है, तो 70 to 80% पेपर क्लास में ही आपका हो जाता है। जो टीचर जो पढ़ाता है आपको, वो चीज़ें 70 से 80% जो हैं वो क्लास की ही आपके पेपर में उठ के आ जाती हैं। तो अगर आप अटेंटिवली क्लासेस लेंगे, आएंगे, आप बैठेंगे, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प आउट करेगा फॉर पासिंग योर एग्जामिनेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलरली सब्जेक्ट रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। अच्छा, एक बच्चे का ऑनलाइन पे मैसेज आया, कह रहे सर अगर कोई आउटसाइड बच्चा फिर ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है, मतलब वो ना समझे ना पढ़े, फिर आप तो फिजिकल बोल रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? क्या करें भाई? अपने अल्फाज वापस ले लूं, क्या करूं? देखो मेरे बच्चों, मैं फिर से, आप लोग जो है ना पूरी बात एसेंस के साथ समझो। देखो आप लोग गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं मेरी बातों। देखो मैं आपको फिर से ही कहूँगा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, आई ऑल्सो टीच a subject of ACCA to international students and that subject is delivered in English language, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ मैं, और वो सारे के सारे बच्चे मुख्तलिफ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, एंड दिस कोर्स इज डिलीवर्ड ऑनलाइन। और इंटरनेशनल मार्केट में ऑनलाइन कोर्सेज नाउ आर वेरी एस्टैब्लिश्ड कोर्सेज। वजह माजरत के साथ माइंड नहीं करना, वहाँ का स्टूडेंट बहुत हद तक मैच्योर है। मैं ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखता हूँ अगर मैं किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और मैं जब यहाँ पर अपने स्टूडेंट को, सीए के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, बहुत माजरत के साथ। वजह हमारा स्कूलिंग सिस्टम, हमारा निज़ाम तालीम स्टार्ट से लेकर एंड तक, मैट्रिक और उसके बाद फिर इंटर, वो ऐसा है कि उसमें हमने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ है, और स्टूडेंट सीरियसनेस वाले दायरे में दाखिल ही नहीं हो पाता। आप खुद देख लो, आप अगर अपना इंटरमीडिएट का दौर याद करो तो आपको याद आएगा कि यार आपने तो पढ़ाई को कभी सीरियस ही नहीं लिया, आपने तफरी में पढ़ाई कर ली। लेकिन अगर आप उसी तफरी के साथ अगर सीए करना चाहोगे तो आप तफरी बन जाओगे, आप फिर खुद तफरी बन जाओगे, नहीं कर सकते आप। सो इट रिक्वायर्स, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, सीए फाइनल इज कंप्लीटली ऑनलाइन नाउ, कंप्लीटली ऑनलाइन। अब सीए फाइनल का स्टूडेंट क्लासेस लेता ही ऑनलाइन है, फिजिकल क्लासेस नहीं होती, बहुत कम आते हैं स्टूडेंट्स। वजह, एंड इट इज अ सक्सेसफुल मॉडल इन सीए फाइनल। व्हाई? क्योंकि सीए फाइनल का स्टूडेंट इज अ वेरी मैच्योर स्टूडेंट। वो इतनी ठोकरें उसने खा ली है कैफ के अंदर, उसको समझ आ गया पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी डेडिकेशन से पढ़ना है, किस डिसिप्लिन से पढ़ना है, उसको सब पता है। सीए इंटर का स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं माशाल्लाह और बड़ी डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं।
if you are amongst those student who can follow that discipline, घर से पढ़ रहे हो तो लाइव क्लासेस ले रहे हो, लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रात को देख लेते हो, यानी कि आपने अपने ऊपर खुद चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, तो मैं कहता हूं फिर ऑनलाइन मोड ही आपके लिए बेस्ट है, मैं खुद कह रहा हूं. But for that you have to be very disciplined. If you are amongst those students who are very disciplined students, then online mode is for you. लेकिन अगर आपको लगता है कि you need your teacher to drive your studies, आपको लगता है कि मैं जाऊंगा मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो जाओ, बेहतर है. देखो हम आपको डंडा मार नहीं सकते, डंडा मार के फोर्स नहीं कर सकते. मैं वो चीज बता सकता हूँ जो मैं अपने लिए अच्छी समझता हूं, तो वो मैं आपको बता सकता हूं. नाउ इट्स अप टू यू, आप खुद जो आपको बेहतर लगता है. देखो हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, जमहूरियत का दौर है, जिसको चाहो वोट दो, तीर को दो के बल्ले को दो, कौन आपको रोक सकता कोई. लेकिन बात यही है कि हम आपको गाइड करते रहेंगे. अच्छा, उसके बाद एक और सब्जेक्ट जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि कैफ 8 है ना सर, ऑडिट कैफ 8. सर साजिद वो के आज के सेशन में हमारे साथ नहीं है ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज, लेकिन सर साजिद की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. जब मैं ऑडिट पढ़ रहा था तो वो ऑडिट पढ़ा रहे थे, जब मैं ऑडिट पढ़ रहा था सीए का तब वो पढ़ा रहे थे. माशाल्लाह ये उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी जितने बैचेस वो पढ़ा चुके हैं और जितने स्टूडेंट्स वो पढ़ा चुके हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. और माशाल्लाह जो इस थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर जो जान डालने वाले सर साजिद, जिस तरह से वो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मुझे पता है कि इस ऑडिट के सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना कितना मुश्किल काम है. ड्राई सब्जेक्ट है ना, ड्राई सब्जेक्ट है, थ्योरी का सब्जेक्ट है, और थ्योरी के सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. और सर साजिद माशाल्लाह जिस तरह से इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लाइवली बनाते हैं, amongst ACCA students, amongst CA student, he is one of the most favorite teacher of audit. तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग इंशाल्लाह जब ऑडिट पढ़ेंगे सर साजिद से, जब उनकी क्लासेस आप लोग लेंगे, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरी बातें हकीकत पर मबनी हैं. अच्छा, 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, एक तो बिजनेस लॉ है, एक तो सर सवाले से तो आप मिल लिए, और एक हमारे टीचर हैं सर शहरियार, उनका बिजनेस लॉ का बैच वो ऑनलाइन होगा, वो ऑनलाइन मोड पे होगा. ठीक है, तो जो बच्चे ऑनलाइन मोड ही ऑप्ट करते हैं, सो दे कैन आल्सो सब्सक्राइब फॉर दैट कोर्स. ठीक है, वो सर शहरियार से माशाल्लाह पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन वो फिजिकल क्लासेस कंडक्ट नहीं करेंगे, उनका कोर्स ऑनलाइन डिलीवर होगा. ठीक है बेटा, एक तो ये अनाउंसमेंट थी. दूसरा, कंपनी लॉ में माशाल्लाह सर मुजम्मिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टीम. कंपनी लॉ का उनका भी कोर्स ऑनलाइन रिकॉर्डेड LMS पर अवेलेबल होगा. तो जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करवाना चाहें, डेमो लेक्चर्स लेना चाहें, इट्स अवेलेबल फॉर देम टू सब्सक्राइब. ठीक है बेटा, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की बातें ओवरऑल खत्म हुई. नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर यू टू आस्क एनी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है, सीए से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, टाइम टेबल से रिलेटेड. अच्छा बेटा, पहली क्लास की अनाउंसमेंट कर दूं, फिर आप लोगों के सवालात. पहली क्लास है हमारी सैटरडे को, सैटरडे से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं इंशाल्लाह ताला. आगाज कैफ 2 के कोर्स से होगा, सुबह 10 बजे हमारी क्लास होगी. कैफ 2 की टैक्स की पहली क्लास होगी इंशाल्लाह. उसके बाद नेक्स्ट क्लास है कॉस्ट अकाउंटिंग की, सर तला शाहिद की, जो 12:15 बजे 10 से 12 हफ्ते वाले दिन सुबह मेरी क्लास होगी, कमिंग सैटरडे. फिर सर तलहा शाहिद 12:15 से 2:15. फिर कैफ 1 होगी, सर उमर काजी और सर हसन खनानी 2:30 से 4. उसके बाद सर काशिफ जिया 4:15 से 6:15. उसके बाद घर जाने का टाइम हो जाएगा आपका, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मंडे का टाइम टेबल आपके पास आ ही जाएगा. इतनी सारी चीजें आप याद रख नहीं सकेंगे, इसलिए सिर्फ सैटरडे का टाइम टेबल बताना काफी है. अब कीमती सवालात का वक्त हुआ चाहता है. पहला कीमती सवाल. जी बेटा, सैटरडे को पीआरसी का पेपर है, तो जिनका सैटरडे को पीआरसी का पेपर है वो रात को घर जाएंगे और सुबह वाली क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल पाएंगे. रात को सुकून से खाना खाते खाते वो लेक्चर देख लेंगे और मंडे से
चलती कश्ती में सवार हो जाएंगे। अगला सवाल किसी का जी बच्चा मेरे। जो नया, दोबारा बोलो बेटा। PPE प्रेजेंटेशन वाला। सर वो प्रेजेंटेशन वाले कोर्स से रिलेटेड कुछ आप अगर गाइड कर दे बच्चों को। अच्छा जो प्रेजेंटेशन वाला जो कोर्स है ना, क्योंकि देखो वो सर साजिद ही लीड कर रहे होते हैं, तो वो सर साजिद इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के भी गाइड कर देंगे, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन वाला कोर्स सर साजिद ही लीड करते हैं, तो वो ही नोज द डिटेल्स बेटर देन अस। ठीक है बेटा, तो उस पर मैं अभी कमेंट करने से गुरेज करूंगा। किसी और का कोई सवाल? जी बच्चा। कब देंगे? अक्टूबर के भी एंड में देंगे पेपर्स। ठीक है, कितने पेपर्स दोगे? पूरे 3 पेपर्स। चलो देखो बेटा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके अक्टूबर में पीआरसी के पेपर्स हैं, अब अगर तो पीआरसी की भी क्लासेस चल रही हैं, स्टडीज चल रही हैं, अब ये आप कितना टाइम निकाल सकते हो क्लासेस के लिए, लेकिन मेरा अगर सजेशन मानो तो उस पेपर देने के बाद अगर फास्ट ट्रैक में एक आध उठाओ तो ही बेहतर है। सर क्या कहते हैं आप? जो अक्टूबर में पीआरसी देंगे 1 से 2 उठाएं, ज्यादा तो मतलब। हाँ देखो, अगर आप अक्टूबर में दे रहे हो ना तो फिर टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, फिर आप 1 उठाओ या 2 उठाओ। आमतौर पर बच्चे ये करते हैं कि फिर वो लॉ को फास्ट ट्रैक में उठा लेते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हो कि कैफ के लेक्चर्स आप साथ साथ देख सकते हो। देखो कुछ बच्चे होते हैं A लेवल्स के होते हैं, माशाल्लाह उनका बैकग्राउंड होता है, उनकी नॉलेज होती है, अकाउंटिंग वगैरह की भी नॉलेज होती है, तेज बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो साथ साथ क्लासेस, लास्ट बैच में भी थे ऐसे बच्चे, वो क्लासेस ले रहे थे और उसके बाद उन्होंने पेपर दिए, पेपर पास हो गए एंड दे अटेम्प्टेड कैफ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 3 पेपर मैनेजेबल हैं, ऐसा ना हो कि इनकी भी क्लासेस हो रही हो, कैफ की भी क्लासेस हो रही हो, दोनों कश्ती में सवार होने के चक्कर में कि बीच में डूब जाओ। ऐसा नहीं करना भाई, बात समझ आ रही है? ऐसा ना हो सब कुछ खाने के चक्कर में कुछ भी हाथ ना आए, ऐसा नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता, हल्का हल्का, ठंडा करके खाने का। हाँ भाई, और किसी का सवाल? जी बेटा। सीए के कितने पेपर्स देने हैं? बीकॉम की बेसिस पर आई डाउट कि कोई पेपर एग्जाम्प्ट है सर। पेपर एग्जाम्प्ट, हाँ बीकॉम की बेसिस के ऊपर होता है, सीए की बेसिस पे होता ये है कि बीकॉम कुछ भी नहीं हो रहता। फिर आप कितने पेपर उठाने चाहिए? तो बोले बीकॉम, तो देखें सीए वाला बच्चा अगर सही से सीए पढ़ लेना तो बीकॉम, सर आपने भी किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, आपने ऐसा ही है। देखिए हम 1 से 1.5 घंटे में बीकॉम का पेपर दे के आ जाते थे और फर्स्ट डिवीजन आ गई थी मेरी, सर की भी माशाल्लाह। बल्कि मैं तो एक और मजे की बात बताऊं आपको, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं जो मेरे साथ हुआ। लेट मी टेल यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैंने बताया नहीं आज तक किसी को। बीकॉम पार्ट 1 दिया मैंने। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया था मैं थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा था। अब बीकॉम पार्ट 1 दिया, मैं जरा कोशिश करता था जो भी पेपर देने जा रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ के देने जाऊँ, तो मैं 1-2 दिन पहले से जरा उसकी लग के तैयारी करना शुरू कर देता था। माशाल्लाह मेरी बीकॉम पार्ट 1 में 73% आई। अच्छा, अब बीकॉम पार्ट 2, अब क्लाइंट की डेडलाइन चलती थी, फर्म शुरू हो गई थी। पार्ट 1 में तो सी एंटर चल रहा था, पार्ट 2 जब था ना तो फर्म शुरू हो गई थी। अब फर्म की डेडलाइंस चल रही है, पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल रहा। अब कितने पेपर तो ऐसे थे, रिक्शे में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी बैठ के पढ़ रहे हैं यार। ये सवाल आ जाए अल्लाह करे। उसमें मुझे सबसे श्योर पता है क्या था? अकाउंटिंग का पेपर। बोला अकाउंटिंग का पेपर तो ऐसा आता है, ओ हो सोच है आपकी, मार्क्स तो उठाने इसी के अंदर है, बाकी तो हो सकता है 2-3 पेपर रुक जाएं। टेंशन नहीं है, बाद में दे देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हुआ क्या, सारे पेपर पास हो गए, मेरा अकाउंटिंग का पेपर रुक गया। मतलब यार अकाउंटिंग का पेपर रुक दिया, कितनी अफसोस की बात है। तो जब रिजल्ट आया तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था मेरी कॉपी शायद बिक गई किसी और के स्टूडेंट के पास चली गई। तो बात तो यही है कि आप अपनी मेहनत करें, लेकिन बीकॉम के लिए आप अगर थोड़ी सी मेहनत भी कर लेंगे सीए का पढ़ने के बाद तो पास हो जाएगा, और रुकना होगा तो अल्लाह ना करे वो मेरी तरह किसी स्टूडेंट का रुक भी जाएगा। ठीक है ना? तो बीकॉम की टेंशन नहीं लेनी है, सीए में रहते हुए सिर्फ सीए की टेंशन लेनी है। और कोई सवाल बेटा किसी का? जी बेटा। कोई भी 2 पास हो तो आप बी के अंदर जंप मार जाएंगे। और कोई सवाल बेटा किसी का? जी बच्चा। सीए के बाद बीकॉम करना बिल्कुल जरूरी नहीं है,
सीए के बाद कौन बीकॉम करता है यार? मतलब साथ साथ तो फिर करता है। देखिए बीकॉम आपका इसलिए ज़रूरी इसमें हो जाता है जब आपको पाकिस्तान से बाहर जाना होता है यूके यूएसए साइड, तो वहाँ पर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो डिग्री के लिए वहाँ पर बीकॉम काम आता है। सिर्फ बीकॉम की ये अहमियत है, लेकिन इसके लिए भी कल मुझे कुछ इंकशाफात हुए हैं। एक तो देखे ना, चैंपियन तो है ही हमारी कौम माशाल्लाह, वो होता है ना कि हम देखा कि कौम के ऊपर कर्ज कैसे चढ़ गया, तो वो अलग से एक बच्चा है, उसने बताया कि सर मैंने बीकॉम नहीं किया लेकिन डिग्री ले ली, क्योंकि बीकॉम वही 4 साल का था, उसने 2 साल की सिर्फ डिग्री ले ली बीए करके। देखा भाई डिग्री तो डिग्री होती है ना, उसने पता नहीं क्या अच्छा, ये डिग्री किया। और देखे सिर्फ आपको बीकॉम हो, सिर्फ एक डिग्री चाहिए, डिग्री की बेस पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, जॉब आपकी सीए की बेस पे होगी बाहर। तो बीकॉम सिर्फ आपको बाहर, वो भी कहाँ पर, यूके यूएसए मिड ईस्ट, वहाँ जरूरी होती है, वहाँ डिग्री जरूरी है। कोई भी डिग्री हो, डिग्री डिग्री होती है, कोई भी चलेगी। और कोई सवाल किसी का? इतने सारे सवाल तुम लोग दिल में रख के क्यों बैठे हुए थे? बस। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो आके हमसे पर्सनल 1-to-1 भी डिस्कस कर सकता है। बच्चों थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह आप लोगों से क्लासेस में मुलाकात होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे, सारे पेपर्स में, दुनिया और आखिरत में हमेशा कामयाब करे। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।